सुभाष बोस कोई प्लेन क्रैश में नहीं मरे और वो रूस में थे और उनको वहाँ पे मरवा दिया गया और लोग इसमें सीधा सपाट पंडित जी का नाम बस लेते हैं कि जब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा पब्लिक करेंगे, हजारों रिकॉर्ड्स पब्लिक करते हैं झटके में, तो कई बार गलती से आपके हाथ से वो चीज़ें निकल जाती है जो आपको निकालनी चाहिए। और नेताजी जैसे कि वो जो ब्रांडिंग हुई है बंगाल में, अब उस नेताजी सेकुलर आदमी को आप पहुँचा दो अयोध्या में साधु के वेश में, तो ये नेताजी की इमेज इनको हजम नहीं हो रही है अपने इनके लोगों को, क्योंकि ये जिस नेताजी की इमेज का फायदा उठाते हैं ये वो नेताजी नहीं रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने फाइल पब्लिक करी और उन फाइलों से ये साबित होगी वो मध्य प्लेन क्रैश। तो हमारी पूरी 7-8 की पूरी मिट्टी पलीद उन्होंने झटके में कर दी। भारत सरकार ने साफ मना कर दी कि हमने इंक्वायरी करवा ली है और हमारे ताइवान गवर्नमेंट से हमारे कोई रिश्ते नहीं। समर गुहा ने ही सन 63 के बाद से उसने अपनी ऐसी लॉबिंग करी है कि इसके अकेले आदमी है, वो करते 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 फिर उन्होंने बोला कि इंक्वायरी करो, कोई भी इशू हो तो छाले, पार्लियामेंट में सवाल पूछे, एक आदमी लगा पीछे हाथ होकर के। और ये लोग जिन्होंने ये केस ठोका है 97 में, ये दोनों गुमनामी माँ बाप के फॉलोअर्स थे। तो आपने पलटा मार के बोला कि साहब नहीं वो तो मर गए प्लेन क्रैश में, और शाहनवाज की रिपोर्ट ठीक थी और जीडी खोसला की रिपोर्ट ठीक थी, और आप किसी को ये नहीं बता रहे कि दोनों के दोनों कांग्रेसी। तो एशेज जो कहा जा रहा है कि रनकोजी टेम्पल में पड़ी है नेताजी की, वो किसी जापानी सोल्जर की एशेज, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया कि जो बात निकले उसको दबा दो। उनका इंटेंशन इसकी उसको सॉल्व करना नहीं है। जैसे मैं आपको सोल्यूशन के लिए बात कर, जब से भूत वापस आया है देश में 63 तक उन्होंने बोला 25 बार मैं भाग गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। आज हम जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ये उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में वी टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिक्स बिहाइंड नेताजी's disappearance, his so-called death and the dates around it. थोड़ा सा हमें बेटर सेंस मिला होगा कि why has it been that a lot about him was kept under covers for the longest time. It is the country's biggest mystery that has been unraveled to a certain extent, but this is an effort that Anuj Dhar has been making with his partner in crime, so to say, Chandrachud Ghosh, for several decades now, to bring forth more and more information, new information to support the facts that need to be brought out in front of the country. और इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इस भाग में अनुज जी का फिर से स्वागत करते हैं। अनुज जी, आई थिंक पिछले एपिसोड में हम जो बात कर रहे थे वो काफ़ी कुछ हमें सेंस देता है कि क्या रीजंस थे, क्या पॉलिटिकल रीजंस थे। द फैक्ट दैट ही वाज सो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, वही पहला रीज़न तो वही था उनका कंट्री से बाहर जाने का, और उनकी डेथ या कवर अप स्टोरी क्रिएट करने का, और उनको गुमनामी के अंधेरों में, एंड आई एम यूजिंग दैट वर्ड स्पेसिफिकली एंड वील कम टू दैट लेटर, गुमनामी में जीवन व्यतीत करने के पीछे काफ़ी पॉलिटिकल एफर्ट्स रहे हैं ओवर द सेवरल डेकेड्स। लेकिन फिर आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर वो इतने पावरफुल थे, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी नेटवर्किंग एबिलिटीज़ और उनके पीछे जो इतना स्ट्रॉन्ग एक पूरा नेटवर्क था अक्रॉस कंट्रीज़, वो इतना पावरफुल था, तो आपकी जो थियोरी है जो ये निगेट करती है कि 18 अगस्त 1945 में वो उस प्लेन में शहीद हो गए या ख़त्म हो गए, उसको निगेट करती है और ये बताती है कि ही एंटर्ड इंडिया। आप ये मुझे बताइए कि अगर इतने पावरफुल थे तो वो क्यों अपने अंधेरों से बाहर नहीं आए? Why didn't he make that effort? Before we come to the question कि क्यों निकल के नहीं आए, ये वो जो let us talk about the case in general, because in the previous segment we discussed थोड़ा सा अलग अलग यहाँ वहाँ की बातें दिखाने के लिए कि ये केस जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है, और इसमें बहुत उलझा हुआ केस है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर है, ये वो छोटा मोटा केस है। तो लोग को बेसिक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप किसी छोटे मोटे छोटे भैया केस आदमी के बारे में या छोटे मोटे केस के बारे में बातचीत नहीं कर रहे। मीडिया में छोटे छोटे केसेस को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो आपको लगता है कि साहब वो तो कोई पूरी दुनिया से हिल गई है, दुनिया में किसी को फर्क पड़ता नहीं चाहिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो सरकारी फाइलों में हाईएस्ट लेवल पे आएगी, और ये केस सरकारी फाइलों में हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन वगैरह की होती है। पहली चीज़ तो ये कि जो जैसा आपने बोला कि मैं और मेरा दोस्त इसको इशू को लेके बहुत टाइम से लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं 2001 में आया, चंद्रचूड़ घोष 4-5 के आसपास मेरे साथ में आ गया था, वो 4-5 के अंदर।
उसका एक बैकग्राउंड भी है कि उसके मेरे तो ग्रैंडफादर जो थे वो फौज में थे, तो हमने सुभाष बोस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके ग्रैंडफादर जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो नेताजी के साथ में थे, ही वॉज पार्ट ऑफ नेताजी पार्टी। तो वो थोड़ा सा फेवरेबल साइड में आता है कि वो फ्रीडम फाइटर की फैमिली का, नेताजी के सपोर्टर्स की फैमिली का, और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके ग्रैंडफादर थे, सुभाष बोस की पार्टी के थे। तो वो था, उसमें ये था कि मेरा जो उसमें योगदान था कि जब मैं उसमें एक्टिव हुआ तो उस टाइम तक लोगों को क्लैरिटी इस पूरे सब्जेक्ट मैटर की नहीं थी। तो अब शायद नहीं जिम्मेवार हूँ कि जो इस पर डिबेट चल रहा है मैंने ही स्टार्ट करा। मेरी पहली किताब बैक फ्रॉम डेड आई थी 2005 में। तो मैंने उसमें काम किया कि मैंने सारा का सारा एक काम रिसर्चर का होता क्या, रिसर्चर बैठ के सारा, बिकॉज अगर सभी लोग रिसर्च करने बढ़ जाएंगे तो रिसर्चर का फायदा क्या। रिसर्चर वो होता है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स को या सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करता है और उनको एक समझा के उसका मीनिंग निकालता है। इसलिए और लोग ट्रस्ट करते हैं आपके जजमेंट पे कि ये रिसर्चर है, इसका बोनाफाइड, इसका इंटेंशन ठीक है, ये ठीक बातें बोलता है। तो मेरा काम आपको, जैसे कि मैंने एग्जांपल पे लिया था कि गन्ने का जूस निकाल के देना, आपको गन्ना चबाने का टाइम हर के पास में नहीं होता। तो यहाँ लोगों के पास में किताबें पढ़ना, इन्वेस्टिगेशन करने का उनके पास में टाइम नहीं होगा। तो मैं रिसर्चर के तौर पे, तो मैंने वो जो मुझे एडवांटेज हुआ, जो मुझसे पहले, मैं पहला आदमी नहीं हूँ जिसके से बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सबसे पहले ये केस नेताजी की डेथ का जो उछला है, ये पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी में आ गया था, मतलब उसी साल से। तो एक एच.वी. कामत नाम के एक हमारे सज्जन थे, नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे इन सेंस, और वो अंग्रेजों के ज़माने में असेंबली के मेंबर बन गए थे, जिसको बाद में पार्लियामेंट बना दिया गया, और इंडिपेंडेंस के बाद भी वो मेंबर रहे हैं। आखिरी उनका रेफरेंस मैंने देखा है 1977 के आसपास में। तो बहुत लंबे टाइम तक पार्लियामेंट में रहे एच.वी. कामत जी जो थे वो सुभाष बोस पहले आईसीएस थे, जिन्होंने आईसीएस छोड़ करके फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन करी। कामत ऑलरेडी आईसीएस में जा चुके थे, उसके बाद उन्होंने आईसीएस छोड़ करके रिजाइन करके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में आए और बाद में एमपी बन गए, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी रहे। तो कामत ने इस मुद्दे को छाला, उसके बाद और भी लोग आए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उन समय और उस काल में इनकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। नंबर एक, समय दूसरा था, इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल थी, या कम्युनिकेशन करने के जरिए बहुत कम थे। कम से कम हमारे टाइम में वो इंटरनेट आ गया, तो मैं, आप मान लीजिए अमेरिका में है तो मैं आपसे कम्युनिकेट तो कर सकता हूँ। उससे पहले के ज़माने में चिट्ठी लिखने का बड़ा तो शायद मुझे थोड़ा फ़ायदा उस चीज़ का हुआ है कि मेरे समय में आते आते इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल हो गई, तो मैं डॉट्स को अच्छा कनेक्ट कर पाया। तो मैंने वहाँ पे, मैंने ही ये जो आज जो लोग आधी कहानी सुना के फिर मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जो कंस्ट्रक्ट है कि नेताजी की डेथ पे एक कंट्रोवर्सी है, और उस कंट्रोवर्सी में 3 एस्पेक्ट आते हैं कि सरकार का मानना है और हिस्टोरियंस का ज़्यादातर का मानना है कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में ताइवान में 18 अगस्त 1947 को हो गई थी। दूसरा एक उसमें आता है, क्लेम आता है, जो सुब्रमण्यम स्वामी और जी.डी. बख्शी जैसे आजकल के ज़माने में लोग, अदरवाइज बहुत लोग इस बात को बोलते हैं, इवन नेताजी की वाइफ उस कैटेगरी में आती है कि वो सुभाष बोस कोई प्लेन क्रैश में नहीं मरे। वो उस प्लेन क्रैश की घटना होने के बाद वो रूस में थे, साइबेरिया में किसी गुलाब में, और उनको वहाँ पे मरवा दिया गया। और लोग इसमें सीधा सपाट पंडित जी का नाम घसीटते हैं कि पंडित जी ने के कारण से, कहने पे उनको, स्टालिन ने उनको मरवा दिया। और स्टालिन बड़ा क्रूर किस्म का आदमी था, उसने लाखों लोग मारते, उसके लिए एक आदमी मारने में क्या प्रॉब्लम। तीसरी थ्योरी जो है कि वो गुमनामी बाबा की थ्योरी, गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस। तो ये तीनों थ्योरियां मेरे से पहले से, मेरे पैदा होने के पहले से लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला कि जिस समय काल पे मैं एक्टिव हुआ और शायद मेरे में पागलपन ज़्यादा था, तो मैं ज़्यादा उसको स्टडी कर सकता। तो ये तीनों एस्पेक्ट हमने डिटेल में मैंने स्टडी किए हैं और उनके बारे में लिखा। अगर कोई आदमी आपको आज बोले कि अनुजधर बात करता है गुमनामी बाबा की, और जबकि हमारा जनरल जी.डी. बख्शी साहब कहते हैं कि वो रशिया में थे, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपको रशियन एंगल को समझना है और रशिया में के बारे में नेताजी की डेथ हिस्ट्री क्या है, आप मेरी किताब उठाइए, दबा करके पूरी डिटेल्स मैंने दे रखी है। जनरल साहब की किताब में कोई डिटेल नहीं है, 2-3 पैराग्राफ लिखे मुश्किल से। तो मैं प्लेन क्रैश थ्योरी के भी बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, मैं रशियन एंगल पे बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, और मैं गुमनामियों पे बात कर सकता हूँ कि मैं तीनों को स्टडी किया है। और मुझे कोई किसी ने बैठ के पैसा नहीं दिया था कि आप इसको सिलेक्ट कर लो। कोई लोग ये समझते हैं कि मैं, किसी ने मुझे कहा था कि ये इस पे गुमनामी बाबा वाला इशू जो है वो मुश्किल से अभी जुम्मा 4-5 साल पहले ही लोगों ने सुनना शुरू किया। नहीं तो 2001 जब मैंने पहली बार इसको सपोर्ट किया, मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था, मुझसे पहले लोगों ने बोला था, लेकिन वो बहुत लोकलाइज लेवल पे कुछ हमारे पत्रकार थे, अशोक टंडन जी, जिनकी वैसे ही केस बाहर निकल के आया, तो उन्होंने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा काम किया। टंडन जी अभी भी हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो कभी लखनऊ यूपी से बाहर निकल नहीं सका, कहीं कभी मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गुमनामी बाबा पे आज मुझे लोग बैठ के देख रहे हैं तो आज टीआरपी मिल रहा है चैनल्स में या फिर यहाँ होता है। 2001 से लेकर के 15 तक लोग मुझे पागल समझते थे,
तो वो तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, वो तो पूरी नेताजी की स्टोरी को क्या पागलपंती की बात है, मेरे घर वालों ने मुझे पागल बता रखा था, दुनिया को तो आगे की बात छोड़ दी थी। तो जब उसमें किसी को इंटरेस्ट था नहीं, तो अगर आप मुझे पूछे, बोला मुझे कोई पॉलिटिकल मुझे इंटरेस्ट होता तो मैं या तो नेताजी को प्लेन क्रैश मारता, जो गवर्नमेंट की थ्योरी है, क्योंकि जो प्लेन क्रैश में नेताजी को मार देगा वो गवर्नमेंट की रैंक पे चला, उसको सारा वो इको सिस्टम जो है बैक करेगा, ठीक है, वो आपको बुला बुला के राठी आपका इंटरव्यू लेगा कि ये नेताजी को मार रहा है प्लेन क्रैश में, तो वो गवर्नमेंट का कांग्रेस के वर्जन को बैक कर रहा है। तो कांग्रेस का गवर्नमेंट का वर्जन मिल चुका है, जैसे कांग्रेस का वर्जन की गांधी जी ने कंट्री को आज़ाद किया, वो देश का वर्जन बन गया, उस वर्जन को मोदी भी अब पब्लिक को सुबह शाम पिला रहे हैं। तो इस पे ये हो रहा है कि ये इसी तरीके से अगर मुझे कांग्रेस पार्टी पे हिट करना था तो ये थ्योरी निकालते थे कि सब नेताजी को रूस में मार दिया, पंडित जी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सीधा सपाट उसमें कांग्रेस पार्टी पे अटैक हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने उस थ्योरी पे अपनी उंगली रखी है जो कोई आदमी उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था 2001 और उसके बाद भी बहुत साल, अभी भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैंने बस मेरी अप्रोच बड़ी हो रही है, मैं आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, मैं देखता हूँ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी फ्री सोसाइटी है और हिंदू वैसी हम समाज जो है बहुत खुलेपन में विश्वास करता है, आप बिल्कुल फ्री होकर मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन मुझे दो क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए जो बिल्कुल गलत है। पहला क्रिटिसिज्म आपने किसी ने ये जैसे मैंने बोला कि आप इतिहासकार नहीं हो, बकवास है, ये इतिहासकार का काम है भी नहीं है, ये काम पत्रकार का है। तो मैं पत्रकार के तौर पे काम किया, मैं आपको उसका डिटेल और दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, दूसरा ये बोलना कि मेरा विश्वास नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता, ये बहुत जुमला बहुत लोग उसको हमारे जनरल बख्शी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, सर के साथ मैंने काफ़ी उनके साथ भी मैंने लेक्चर दिए करते, तो वो मुझे बोलते हैं कि उन्होंने मुझे बोला बेटा मैं ये नेताजी गुमनामी बाबा हो सकते हैं, मेरा दिल नहीं मानता इसको। तो उसका मैं फिर वो एग्जाम्पल लोगों को बताता हूँ कि किसी का अगर दिल नहीं मानता है तो उसका इलाज में वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देगा। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ किसी का, मैं आपको सिर्फ रीज़न दे सकता हूँ कि किस रीज़न में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ मत बोलिए कि मेरा बिलीफ नहीं है। दूसरा, आप मेरे पे इम्प्यूट मत करना, कभी बार बार ये बोलते हैं कि वो सवाल पूछते हैं, अच्छा आपका ये बिलीफ है कि नेताजी नहीं मरे, मेरा बिलीफ कुछ नहीं भैया, मैं आपको एविडेंस पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे बिलीफ को मारो बोली, मेरा बिलीफ किसी चीज़ में नहीं है आजकल, मेरा बिलीफ नहीं है, मैं आपको अपना बिलीफ नहीं बताना है, मेरा बिलीफ भी मैं बता दूंगा कि मेरा जहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्केची होगी मैं आपको बोल दूंगा कि ये मेरा बिलीफ है और ये मैंने कंजक्चर रीजनेबल मैंने लिया है, लेकिन ये जो मोटी मोटी थ्योरी है वो मेरे बिलीफ पे नहीं है, वो एविडेंस बेस पे है। यू आर मोस्ट वेलकम टू क्रिटिसाइज मी ऑन द एविडेंस पार्ट। तीसरा ये बोलना बार बार जो उल्टी सीधी बात है जो खासकर बंगाल से स्टार्ट हुई है कि वो RSS बीजेपी का एजेंट है, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बकवास है। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ भैया, सीधी बात है, और अगर एजेंट या तो डिक्लेयर करवा दो, नहीं मैं तो संघ के लोगों से मिला था, उनको मैंने कहा कि इन्होंने मुझे डिक्लेयर किया हुआ एजेंट है तो आप कुछ पैसा पूसा मुझे दीजिए, फ्री फंड का एजेंट बना के रखा मेरे को, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं एजेंट बनने, बड़ी खुशी की बात है, एजेंट बना दिया बीजेपी का, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है या संघ जितना बड़ा संगठन है, अगर उसका एजेंट आपको किसी ने कोई बना देगा मैं तो खुशी की बात है, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, मैं भी खुश रहूंगा, पर वो भी नहीं बनाते वो लोग। तो आप बैठ के बेमतलब पे मुझे ट्विटर फेसबुक पे आप उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। आप एविडेंस पढ़िए, किताब पढ़िए और उसमें पढ़ के देखिए कि क्या लिखा है, गलत है कि ठीक है। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, वो अलग कारण है, मैं किसी को भी सपोर्ट, देखिए मैं एक तो लगभग कह लूँ क्योंकि मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, देखिए मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन हूँ, ऊपर से मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इलेक्शन में वोट दूँ, ये कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, जब मैं इलेक्शन में वोट दूंगा तो मुझे कहीं ना किसी ने वोट देना पड़ेगा, तो मेरा डिसीजन ये है कि फिलहाल ये अभी हमारा समय चल रहा है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब उसमें आप बोलोगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो नेताजी काम क्यों नहीं कर रहे, फिर मोदी जी 100 में से 100 चीज़ अच्छी नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, वो सारे में से 100 मैं तो मांग चलूंगा 100 में से वो 98 टाइम ठीक है, सिर्फ एक दो प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम 2 जगह आ रही है, उसमें से मेरा वाला केस। तो जस्ट बिकॉज आई सपोर्ट मोदी जी इन वन पार्ट दैट डज नॉट मीन कि मेरी सारी रिसर्च जो है वो है और निगेट कर दो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी सारी किताबों में आप जाके देखिए, जहां जहां जिसको जूता मारना है मैंने जूता मारा है, इंक्लूडिंग बीजेपी को, मैंने कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दिया इस केस के अंदर। और जब मैंने ये कहानी उसकी बात वो सारी, जैसे मैंने आपने मुझसे पूछा था पिछले सेगमेंट में कि बोस डिसेप्शन क्या है, उसके 2 पार्ट है, डिसेप्शन जो नेताजी ने किया और जो डिसेप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, कि बोस ने वो डिसेप्शन क्रिएट किया अपने भागने का और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छुपाने का डिसेप्शन कर रही थी, कि बोथ वेज इट वर्क्स। अनु जी हम उस पर आएंगे, पर उससे पहले क्योंकि आपने ये बात बहुत वेहमेंटली जो है कही है, बट अगर आप देखें और आपके नाम पे अगर गूगल करें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एक कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी आती है कि एक, मैं नाम नहीं लूँगी, एक इंटरनेशनल, क्योंकि हमें बड़ा वो है कि हम अंग्रेज से कुछ आ रहा होता है तो हम उसे क्रेडिबल मानते हैं, देयर इज समवन हु हैज आल्सो सेड दैट
गुमनामी बाबा वाली थ्योरी जो है वो क्रेडिबल नहीं है। मैं आपकी उस बात पे अभी गुमनामी बाबा वाली जो आपकी मैं उस पे आऊंगा, हाँ, उस पे मैं आप हाँ मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट है ना कि जो क्रेडिबल नहीं है वो मुझे अपने रीजनिंग दे दे। करेक्ट, मैं अपनी रीजनिंग दूंगा, मुझे रीजनिंग दे नहीं दे। तो जब हमने फाइंड करने की कोशिश की कि व्हाट आर दी रीजंस, आई मीन एटलीस्ट आई कुडंट फाइंड कि उनके कुछ कथनों में या आर्टिकल में, एक्सेप्ट फॉर मे बी जस्ट मेकिंग अ रिमार्क दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, वो ऐसा कुछ उन्होंने कुछ, या आप सेलेक्टिवली कोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की एक बात को, दूसरी बात को नहीं कोट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट का एक कोट कर रहे हैं, दूसरा कोट नहीं कर रहे हैं। मैं तो सारा उनका पूरा इशू को लेकर के वो कर रहा हूँ। तो ये 3 थ्योरियां जो मैंने आपको बताया था कि 3 थ्योरियां जो निकल के आए, तो मैंने उनको बिल्कुल इम्पार्शली, बिल्कुल इसको पूरा जीवन पर हम इसको स्टडी किया, अभी भी करता रहता हूँ। तो आई एम ओपन इवन टुडे कि कोई मुझे डाटा बताता है, मैं सुनता हूँ उसकी बात। मैं अभी थोड़े दिन पहले थाईलैंड में गया था, तो वहाँ मुझे किसी ने बोला कि मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा, मेरे घर के बड़े बूढ़े थे, उन्होंने ये बोला कि मर गए प्रियंका, सुना उसका मेरा नाम से। तो ऐसा नहीं कि मेरे कान बंद पड़े हैं कि कोई भी रिस्पेक्टफुली मुझसे अप्रोच करेगा तो मैं उसको बताऊंगा बाद में कि आप जो ये कह रहे हैं इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। अब किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप तो जापान गए नहीं कभी, तो आपको कैसे मालूम वहाँ क्या चल रहा है? मैंने कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैंने सारी फाइलें पढ़ ली यहाँ की, जो भारत सरकार की जितनी फाइलें जापान के बारे में सुभाष बोस को लेकर के वो सारी फाइलें पढ़ चुका हूँ। तो मुझे वहाँ जाके टूरिस्ट बनने का क्या फायदा जाने का? जाने में अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, जापान की सैर कर लूँ, खुशी की बात है, लेकिन मुझे जापान जाने की जरूरत नहीं है, रशिया जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ की फाइलें चाहिए, क्योंकि सच्चाई फाइलों में है। वो अभी वहाँ जाके मैं 2025 में क्या कर लूँगा? मुझे वहाँ कौन से सुभाष बोस के सपोर्टर मिल जाएंगे 2025 में? तो ये बेकार की वाहियत बातें हैं। तो ये आपको तो डाटा, फैक्चुअल एविडेंस, एंड आई रिक्वेस्ट थ्रू यू, जिसको भी क्रिटिसाइज करना, बट प्लीज एविडेंस के बेस पे क्रिटिसाइज करो, ये बकवास मत करो, ये उसका एजेंट है। थोड़ी मेरी किस्मत खराब है कि मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ डिफॉर्मेशन का रूल नहीं होता। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ऐसी हरकतें करते हैं कि अगर ये अमेरिका या कोई और कंट्री होती, मैंने कोर्ट में लेके जाता कि आपको ABCD नहीं पता मेरे बारे में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ये निकल आया हूँ, और आप मेरे पे ऐसे अनर्गल आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। यू नो नथिंग अबाउट माई बैकग्राउंड, कि मैं कहाँ से निकल के आऊँ, कहाँ नौकरी करता था, मेरा क्या कहाँ से एफिलिएशन है, और आपने मुझे एजेंट डिक्लेयर कर दिया बीजेपी का संघ। मैं कोर्ट में केस जीता हूँ और आप पे हर्जाना ठुकेगा बहुत लंबा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में ऐसा होता नहीं है, तो मैं चुप होकर बैठा। उल्टी सीधी बातें लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोली है। तो आप एविडेंस के बेस पे मुझे जो आपको मन करता है प्लीज क्रिटिसाइज कीजिए, मैं सुनाऊँ। तो कहानी अब ये है कि उसमें ये जो 3 थ्योरी निकल के आती है, अब उसमें प्लेन कैश की थ्योरी पहले हम उस पर लेते हैं। मैं उसमें सीधा आपको डायरेक्टली अभी अपनी जो नई लेटेस्ट किताब है द बोस्ट डिसेप्शन, उस पर लेकर आऊंगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट गोइंग बैकवर्ड इन ऑल दैट। अभी वो सबसे ज्यादा देखिए, मोटा मोटा कहानी ये है, आज के परिप्रेक्ष्य से देखें, आज के दिन से, तो कहानी ये है कि साल 2005 में, अगर आप माने कि भारत में जो ये नेताजी को लेकर जितनी आजकल कहानियां मच रही हैं, इसके पीछे स्टार्ट कैसे हुई, क्या कारण है कि आज आप बिठा के मुझे सुन रहे हैं, IITs में जा रहा हूँ लेक्चर के लिए, IIM में गया, फॉरेन कंट्री में गया, क्यों लोग सुन रहे हैं सडनली? और खासकर वो जनरेशन जो इतने समय बाद पैदा हुई है, वो क्यों सुन रही है? तो ये चेंज जो स्टार्ट हुआ है, उसकी शुरुआत हुई थी साल 2004-5 के आसपास में। उसमें हुआ था कि हम लोग इकट्ठे हुए इंटरनेट के ऊपर, याहू चैट रूम हुआ करते ज़माने में। तो आपको याद होगा, बाकी बच्चों को नहीं पता होगा कि वो तो आजकल तो फेसबुक पूरा बहुत चेंज हो गया। तो याहू चैट रूम बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ थी कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते दुनिया भर में। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह में थे, दिल्ली में थे, मैं था, शायंतन था दिल्ली में, विशाल, श्रीजीत पणेकर एक मेरा हमारा दोस्त वो त्रिवेंद्र में, वो सुपरस्टार है टीवी डिबेट्स का वहाँ पे, सब सबसे मशहूर आदमी केरला में 2-3 है, उसमें से केरला में से हमारा दोस्त श्रीजीत पणेकर। अच्छा। तो एक फेसबुक पोस्ट करेगा तो 20,000 लाइक्स आते हैं, उसका ऐसा है, उसका रुतबा, उसका स्टैंडिंग। तो श्रीजीत पणेकर वहाँ पे केरला में था, त्रिवेंद्र में, हम लोग दिल्ली में थे, चंद्रचूड़ लंदन में था उस टाइम पे। तो हम लोग एक हुए, हमने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए इसके कि नेताजी की एक लड़ाई मची हुई है और अभी इस पर हमें कुछ करना चाहिए करके। तो उसी टाइम पे चंद्रचूड़ घोष का ये आइडिया था कि हमको ये जो 2005 में सूचना का आयोग RTI स्टार्ट हुआ, हमको इसको यूज़ करना चाहिए। तो वो उससे हम डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के निकाले। तो मैंने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा गवर्नमेंट आपको कोई डॉक्यूमेंट सुभाष उसको नहीं देगी। तो पहले उसको छूटते मैंने मना कर दिया कि मुझे ये बेकार का आइडिया, इसमें गवर्नमेंट ये यूजलेस है। तब मुझे बाद में ये लगा कि अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं देगी वो ज़्यादा अच्छी खबर है,
अच्छा। क्योंकि वो है ना, पुरानी मीडिया में कहावत है कि आदमी कुत्ता आदमी को काटेगा तो अच्छी न्यूज़ होती है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट खाए तो और बड़ी अच्छी न्यूज़ होती है। ठीक बात है। तो वो था कि अगर ये मना करेंगे तो उल्टा और नेगेटिविटी डिक्लेयर होगी। तो हमने सरकार पे, हमने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय का, हम लोगों ने सूचना के अधिकार में नेताजी के बारे में सवाल पूछे शो कर दिए, और सरकार ने हमारे को वही नेशनल सिक्योरिटी बोल के, तो ये मुद्दा धीरे धीरे न्यूज़पेपर, उस जमाने में ये इंटरनेट इतना मशहूर नहीं हुआ था, और तो ये पेपरों में आना शुरू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे स्टोरी आ रही कि नेताजी की फाइलें पब्लिक में नहीं आ रही। तो ये हमने ये 2005 से लेकर के हमने कोई ये पापड़ बेलने शुरू कर दिए। उसमें करते 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 उसमें जो चेंज आना शुरू हुआ कि साल 2005 में ही हमने एक बहुत बड़ा केस, जो पहला ही केस जब हमने लगाया था, वो हमने जीत लिया। अच्छा। उस जमाने में सूचना का आयोग जो था, उसकी सामने ये केस लाया गया कि नेताजी पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो सरकार देने को मना कर रही है, ये लोग मांग रहे थे। तो वहाँ उन्होंने सूचना का आयोग में एक्स्ट्रा, नॉर्मली वहाँ पे ना 5 कमिश्नर हुआ करते थे इन्फॉर्मेशन। तो वजात हकबुल्ला जी उसके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे। ये सारे के सारे मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह के टाइम की, इसमें कोई बीजेपी नहीं है। आजकल लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने कर दिया, इस टाइम बीजेपी का नाम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह के टाइम की, 2004-5 की। उन्हीं के जमाने के लोग, उन्हीं की गवर्नमेंट के अपॉइंटेड हुए थे। तो उनके सामने हुआ ये था कि केस इतना, मतलब वो बहुत लंबी कहानी है, केस इतना बिगड़ गया था, सरकार का रवैया इतना अजीब सा था कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग बुलाई उसकी, जिसमें 5 कमिश्नर आए और वजात साहब भी आए जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। तो उनके सामने हियरिंग में आधे हम यहाँ से, आधे गृह मंत्रालय के और IB के लोग आए थे उस टाइम पे। तो वो केस 2005 में गवर्नमेंट ने बोला कि हम फाइल पब्लिक नहीं कर सकते। उन्होंने एडमिट किया रिकॉर्ड पे कि हमारे पास कोई 70,000 पन्ने हैं गृह मंत्रालय के पास में जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट इतने वॉलेटाइल हैं कि इफ डिस्क्लोज्ड इट मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। कि इसमें कुछ कागज ऐसे खतरनाक है, अगर निकाला जाए तो पूरे देश में मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, खासकर वेस्ट बंगाल में। अच्छा। तो उसके बाद में हमारी इस बात को सुन के ये कमिश्नर, उसमें से कई कमिश्नर जो गवर्नमेंट पे पहले अफसर थे बड़े बड़े, वजात साहब खुद PO में थे राजीव गांधी के टाइम पे, AN तिवारी जी तो मेरे ख्याल से पहले ही वाज आल्सो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे के लोग थे, वो उनके कान खड़े हो गए, ये क्या मतलब है। वो बेचारे घिर गए, होम मिनिस्ट्री वाले और IB वाले, दे कुडंट एक्सप्लेन। फिर उन्होंने बोल दिया कि वो ये बात बोली कि इतने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा कंट्री में। उन्होंने मना कर दिया कि नथिंग डूइंग, आप ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने कोई 202 डॉक्यूमेंट लिस्ट किए थे। उन्होंने कहा कि इनको 202 डॉक्यूमेंट अभी दो, और ये 70,000 पन्ने जो आप जो बोल रहे हो हमारे सामने, आप रिकॉर्ड पे एडमिट कर रहे हो, ये सारे आप नेशनल आर्काइव भेजो। ये मजाक क्या, मतलब इस समय में, आज के ज़माने में क्या पुरानी बातें कर रहे हो, और सुभाष बोस के बारे में आप चीज़ें कैसे छुपा सकते हो आप। तो ये बात बोल के कमीशन को ऑर्डर आ गया। उसके बाद में फिर मीडिया में खबर है कि ये जो ऑर्डर आया इसका कमीशन का, इन्फॉर्मेशन कमीशन का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो CCP इसको बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब टॉप लेवल की जो कमेटीज होती हैं, उसमें मतलब वो ऐसा केस अब इतना खतरनाक हो जाए कि वो कैबिनेट के पास भी ना ले जाएगा। तो कैबिनेट के जो 4 टॉप के मिनिस्टर होते हैं, होम, डिफेंस, फॉरेन, उनसे डिस्कस करें तो कमेटी है, CCP होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स और सिक्योरिटी अफेयर्स। तो उसमें ये लोग, और उसमें IB का डायरेक्टर वगैरह वो सब आते हैं। तो वो उन्होंने उस पर डिसीजन किया, और वहाँ उनके डिसीजन करने के बाद में दे वेंट फॉर अ पार्शियल डिस्क्लोजर, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो पार्शियल डिस्क्लोजर में उन्होंने आउट ऑफ 70,000 उन्होंने शायद 10-12 हज़ार पन्ने उन्होंने रिलीज कर दिए, और 202 में से 91 रिकॉर्ड उन्होंने हमको दे दिए। तो हमको अपने वाले मिल गए, लेकिन जो बाकी के रिकॉर्ड थे उनको प्रोसेस में डाला गया, ये किया। वो जाकर के 2012 में नेशनल आर्काइव में ट्रांसफर हुए। तब तक हम लोग सबकी खाक छानते रहे। हम लोग तो यहाँ, हमें तो कोई पूछा था नहीं इस जमाने में, ना कोई हमारा पॉडकास्ट था, कुछ नहीं था। तो वो हमने फिर 2012 में नेशनल आर्काइव में, वहाँ भी वो कैटलॉगिंग हुई, उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो वो साल 2014 के आखिर तक जाते जाते ये रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव ने खोल दिए कि आप आके देख सकते हैं। अब क्योंकि हम ही पागल थे जो उसके पीछे पड़े थे, तो मैं जाकर के देखा तो ये है क्या उसमें। अब होता ये है कि वहाँ जाकर के जब आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा पब्लिक करेंगे, डिक्लासिफाई करेंगे, हजारों रिकॉर्ड्स पब्लिक करते हैं झटके में, तो कई बार गलती से आपके हाथ से वो चीज़ें निकल जाती है जो आपको निकालनी नहीं चाहिए। तो ऐसी गलतियाँ, कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है, टू एयर इज ह्यूमन। तो ये गलती आपकी अमेरिका वालों ने भी करी थी, CIA ने एक बार, कि गलती से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल दिए, बाद में समझ में आया कि गड़बड़ होगी, उन्होंने फिर से वापस खींच लिए। तो वहाँ रीक्लासिफिकेशन का भी सिस्टम होता है, फिर से रीक्लासिफाई कर दिया डॉक्यूमेंट को, सीक्रेट को डीक्लासिफाई किया, फिर रीक्लासिफाई कर दिया, वापस आ जाओ अंदर। यहाँ पे हमारे को प्रोटोकॉल नहीं। तो मैं वहाँ पे गया, देखने गया, तो मेरे हाथ में 3-4 वहाँ फाइलें लगी, और वो फाइल ओरिजिनल नहीं थी, उनकी फोटोकॉपीज थी। उस फाइलों में ये था कि ये नेताजी के परिवार की जासूसी कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद में।
तो जैसे ही वो मेरे हाथ में फाइल लगी तो मैंने चंद्रचूड़ घोष अपने दोस्त को फ़ोन करा कि देख दिया ये तो वाटरगेट स्कैंडल आ गया नंबर 2 पार्ट यहाँ पे। तो वो जो नेताजी की फैमिली और या बाकी लोगों पे जो जासूसी कांड था वो हमने वहाँ पे हमारी वजह से हमने वो फाइलों में निकाला। उसके बाद से वो स्टोरी हमने मीडिया में डाल दी और वो करते करते 15 में वो टर्निंग पॉइंट था कि इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी बनाई। उसके बाद में सारे टीवी चैनल्स में अर्नब के साथ में ये सर ये पूरा केस पूरे मीडिया में छा गया बड़ी बुरी तरह से। वो बाद में कुछ उनके परिवार के लोगों ने धोखा दिया, नहीं तो ये केस वहीं हम सेटल कर देते, लेकिन वो वहीं केस आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि फैमिली हमारे साथ उन्होंने कुछ गड़बड़ करी इस केस में। तो वो ये केस वहाँ से उछला। उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम फाइल पब्लिक करने वाले हैं। तो साल 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने 100 के बैचेस में 50 के बैचेस में अपनी फाइल पब्लिक कर चुकी। तो ये मैं आपको अपने समय में लेके आ रहा हूँ और ये हमारी किताब बोथ डिसेप्शन का इंट्रोडक्शन है कि साल 2016 में मोदी सरकार ने अपनी फाइलें 305 फाइलें पब्लिक कर दी। पहले की 1000 फाइलें आ गई थी प्लस मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और ये और अलग जो फाइलें जो तो मैं पहले सेकंड में आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। तो ये फाइलें पब्लिक हुई और उसके बाद में जब वो फाइल निकल के आई तो सुभाष बोस की अभी एक अलग कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुभाष बोस की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आया वहाँ पे। ये घबरा गए कुछ चीज़ों से, जैसे गुलाम नबी बाबा की स्टोरी से घबरा गए। उसके अलग कारण क्यों घबराए थे, इन्होंने उस टाइम पलटा मार लिया तुमसे। सारा जीवन पर्यंत ये लोग बोलते थे कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, लेकिन 2016 तक जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी, मैं सरकारी डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। उसमें ये दिखना शुरू हो गया था कि गुलाम नबी बाबा की स्टोरी करेक्ट है। लेकिन सुभाष बोस के परिवार के लोग जो कलकत्ता बंगाल से आते हैं और वहाँ पे आपको पता है कम्युनिज्म का वो ये और ये कांग्रेसिज्म का वहाँ बोलबाला है, तो उनको संभव ये कहानी हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनके पास में यही ऑप्शन था कि अगर वो ये रिपीट करते हैं बार बार कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, जो कि हमारा वर्जन भी था, तो स्टोरी ऑटोमेटिकली आपकी गुलाम नबी बाबा जाएगी। तो तब उन्होंने फैमिली ने एकदम से पलटा मारा उस टाइम पे 16 के बाद में कि उन्होंने कहा जी मर गए प्लेन क्रैश में, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। क्योंकि अगर वो ये बात बोलते हैं कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे तो कहानी वहाँ नहीं जाएगी जहाँ वो चाहते हैं कहानी चली जाए रशिया के अंदर। वो कहानी रशिया से घूम करके इंडिया में आ रही है, अयोध्या में आ रही है। ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। और नेताजी जैसे कि जो ब्रांडिंग हुई है बंगाल में कि नेताजी बड़े सेकुलर थे, लेकिन ऐसे सेकुलर नहीं जैसे आजकल सेकुलर होते हैं। सेकुलर आदमी है, अब उस नेताजी सेकुलर आदमी को आप पहुंचा दो अयोध्या में हिंदू साधु के वेश में, तो ये नेताजी की इमेज इनको हजम नहीं हो रही है अपने इनके लोगों को, क्योंकि ये जिस नेताजी की इमेज का फायदा उठाते हैं ये वो नेताजी नहीं रहे। तो उनकी फैमिली ने एक टोटल पलटा मारा रातों रात और ये पूरा जीवन पर्यंत ये बोलते रहे कि सुभाष बोस की डेथ किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई, वो रूस की तरफ को निकल गए थे। इन्होंने कहा जी वो तो मर गया प्लेन क्रैश में। और ये जो फाइलें मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिक करी है वो ये साबित करती है और उसमें से निकाल के सेलेक्टिवली गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को निकाल करके मीडिया में फीड करना शुरू कर दिया। उसके अलावा उनके मदद करी उन लोगों ने जिनकी इंस्पायर्ड पार्टीज हैं, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, कि उन्होंने भी सेलेक्टिवली रिपोर्टों को, गवर्नमेंट की फाइलों को जो मोदी गवर्नमेंट निकाला, पढ़ करके पूरी मीडिया में ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये जो फाइलें, खासकर वो फाइलें जो मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिक करी हैं, वो ये साबित करती हैं कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो जब ये हुआ तो हम लोग अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमने कहा ये तो फाइलों में ऐसा नहीं लिखा। एक मेरा छोटा सा सवाल है, नेताजी की फैमिली से आपका मतलब है उनके जो ग्रैंड नेफ्यू, ग्रैंड नीसेस वगैरह, वो उस कैटेगरी के लोग जो है वो जो जिनके साथ हमारा जो वाइफ एंड डॉटर, नहीं वाइफ से तो हम मिले नहीं कभी। लड़की से उनकी एक बार मुलाकात हुई थी, बट वो इन्हीं के साथ नहीं है। तो मैं बात करूं जो अभी की जनरेशन जो अभी मीडिया में डिबेट करती है, जिनके साथ हम मिलकर काम किया बाय द वे, हम पहले उनके साथ ही थे। हम लोग, हमारा भी स्प्लिट 16 के आसपास ही जाके उसी टाइम पे हुआ हमारा आपस में, लास्ट मिनट तक हमारी बातचीत थी। उन्होंने एकदम से रातों रात पलटा मारा है। मतलब मीडिया वाले गूगल सर्च भी नहीं करते कि वो नेताजी के परिवार के लोग जो आज ये कह रहे हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए थे, वो कल मेरे साथ बैठ के प्रेजेंटेशन करते थे कि वो नहीं मरे। तो ये वाली हालत है। तो एनी हाउ, तो वो उसमें ये इन्होंने ये किया। तो अब जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ आज के समय में, अब पब्लिक में दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने फाइल पब्लिक करी और उन फाइलों से ये साबित होगी वो मर गए प्लेन क्रैश में। तो हमारी पूरी 7 की पूरी मिट्टी पलीद उन्होंने झटके में कर दी। तो जब वो हो गया तो आपने तो मेरे पूरे केस की मैंने जड़ी खत्म कर दी आपने। तो मैं गुलाम नबी बाबा तो बाद में लेके जाऊंगा ना, पहले तो आप मेरे को प्लेन क्रैश का सफाया करूं। जब नेताजी मर ही गए प्लेन क्रैश में ताइवान में, तो फैजाबाद में कहाँ से आ जाएंगे? तो आपने हमारी जड़ आपने फिर से वो गड़ा मुर्दा फाड़ लिया, जिस स्टोरी को हम लोग 2004 में छोड़ के आ चुके थे पीछे, उन्होंने फिर वो जिंदा कर दी। तब उस टाइम पे फिर ये हुआ। तो साल 2019 में एक कंट्रोवर्सी हुई एक और। तो ये आपको कारण बता रहा हूँ कि ये बोथ डिसेप्शन लिखने का फ्रेमवर्क क्या है। एक,
मोदी गवर्नमेंट ने फाइल पब्लिक करी, 2 नेताजी के परिवार के कुछ लोगों ने और राइट और लेफ्ट विंग के लोगों ने ऐसी स्टोरियां प्लांट करी मीडिया में जिससे ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि ये फाइलें प्रूव करती हैं कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हो गई। तीसरा, 19 में ये जब बात उठी मीडिया में कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में, तो समहाउ हम लोगों ने गवर्नमेंट को कन्फ्रंट किया, हमारे साइड के लोगों ने। तब गृह मंत्रालय ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए हैं। ये डिसीजन पिछली सरकार ने साल 2006 में लिया था जब उन्होंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को डिसमिस किया। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, वो रशिया चले गए थे, ऐसा कुछ इंडिकेट किया था। तो ये उन्होंने बोला कि ये जो डिसीजन है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, ये डिसीजन पिछली सरकार का 2006 में था जब उन्होंने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को डिसमिस किया। और हम किसी भी नए इनपुट को आगे हम लोग ओपनली देखेंगे। तो बेसिकली उन्होंने रूम छोड़ा ना कि कोई नया इनपुट ले जाएगा तो गवर्नमेंट सरकार उसको देखेगी, लेकिन फिलहाल जो डिसीजन अभी आप जो कह रहे हो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो पिछली सरकार ने कैबिनेट में ये लिया था, तो हम पोजीशन को हम कंटिन्यू। अब हमने ये जो किताब द बोल्ड डिसेप्शन जो लिखी है, हमने क्या किया, हमने भारत सरकार ने जितने डॉक्यूमेंट पब्लिक किए 97 से आगे वो सारी की स्टडी करी। उसके अलावा हम ऑब्वियसली क्योंकि ये इशू एक जगह नहीं है और सारी इनकी बात को तो मैं गीता ज्ञान नहीं मानने वाला, मैं सारे डॉक्यूमेंट दुनिया भर से निकाले अलग, अमेरिका से निकाले। पहली इंक्वायरी नेताजी की डेथ की अमेरिका से की, तो उनके रिकॉर्ड निकाले, यूएस आर्मी के रिकॉर्ड निकाले, इंग्लैंड से निकाले, आपको मैंने बताया सेगमेंट में कैसे इन्होंने झूठ बोला था। ताइवान से रिकॉर्ड निकाले, पहली बार के ताइवान के रिकॉर्ड हमें निकाले। तो वो रिकॉर्ड निकाल करके हमने उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये झूठ का पुलिंदा है। सरकार पहले दिन से 46 से झूठ बोल रही है, प्लेन क्रैश का प्रूफ नहीं है। वही कहानी निकल के आ रही है अमेरिकन साइड से, वही कहानी निकल के आ रही है आपके और साइड से, ताइवान के साइड से। और हमने उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वही रिकमेंड किया कि आपने खुद बोला है कि नए इनपुट, तो ये रहे आपके नए इनपुट। और आपसे रिकमेंडेशन आपकी हम ये चाहते हैं कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को जो डिसमिस किया गया उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो डिसमिसल जो 2006 में किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। पूरा हमने वो डिटेल में वर्ड बाय वर्ड कैबिनेट के नोट निकाले और आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोल रहे हैं, गंदी राजनीति खेल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो ये बेसिकली पूरी किताब जो है आपको उस चीज को ओवरटर्न कर रही है। और हमारी मोदी सरकार से ये डिमांड है, या तो हमें गलत साबित करें कि हमने जो किताब में लिखा है हमारी इंटरप्रिटेशन गलत है, आप ज़्यादा समझदार तो दिखाइए मुझे कौन से रिकॉर्ड पर लिखा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, ये एक चैलेंज मैं आपको थ्रो कर रहा हूँ। उसमें नोट फॉर द कैबिनेट को जो नोट दिया गया उसमें ये लिखा गया है कि 1945 में अंग्रेज और अमेरिकन इंटेलिजेंस लोगों ने इंक्वायरी की थी और वो ये उन्होंने स्थापित कर दिया कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। ओपन चैलेंज है भारत सरकार को और गृह मंत्रालय को कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है जो ये स्थापित करती हैं वो हमारे सामने दिखा दो। मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिकन और ब्रिटिश रिपोर्ट जो ये स्थापित करेंगे कि उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। तुम्हारी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट। तो ये आप ये देखिए का लेवल ये नीचता का है कि ये लोग खुद तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरों के बिहार पे झूठ फीड कर रहे हैं कैबिनेट के लेवल पे। अब इनको मालूम था नहीं कि रिकॉर्ड पब्लिक में आ जाएंगे, भाई सीक्रेट नोट्स हैं, किसी को पता नहीं कौन क्या लिख रहा है, जो मर्जी मन में आया वो झूठ लिख दो। ये इन्हें किसने बोला कि अमेरिकन ने कंफर्म किया सुभाष बोस की डेथ हो गई है? तो झूठ पे झूठ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट कैबिनेट के नोट्स में दी है। उस झूठ के बेसिस पे इन्होंने मुखर्जी साहब की बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट को रिजेक्ट करा है। और इनको पार्लियामेंट में उस जमाने में 2006 में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और बाकी सब पार्टी के लोग, ये गौरव जी जो अपने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, उनके पिताजी वीरेंद्र भाटिया समाजवादी पार्टी के लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, नेताजी के परिवार में उनका भतीजा जो केवल में था, सब लोगों ने उनको रगड़ा कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे आप रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बेसिकली लबा पूरी किताब का ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने या पिछली गवर्नमेंट ने जो फाइलें पब्लिक करी हैं उसकी रीडिंग से साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी जो है वो गलत है। सुभाष बोस रूस में थे और क्योंकि फाइलों में सिर्फ उतना ही लिखा है तो हमने वही कवर किया। और हमारा रिकमेंडेशन मोदी सरकार से ये है कि आप मुखर्जी साहब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो। आप थोड़ा सा ये मुखर्जी साहब की जो रिपोर्ट है, आई थिंक जस्टिस मुखर्जी कमेटी जो कमीशन जो बना था, जस्टिस मुखर्जी कमीशन जो बना था, उसकी जो रिपोर्ट है उस पहले तो ये समझाइए कि वो क्या कमीशन क्यों बना था, कैसे। मैं पूरा बताऊंगा, जैसे आपको मैंने पूरे, क्योंकि वो पूरा आइसोलेशन में नहीं आएगा। पहले आपको सेगमेंट में हमने जिक्र किया था जनरल उसका शाहनवाज खान का, जो आईएनए में कहा जाता है मेरे जनरल थे। तो शाहनवाज बेसिकली भारत में आप कह सकते हैं कि आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को साइडलाइन करते हैं। जो आईबी की इंक्वायरियां हुई हैं वो अलग है, उनको छोड़ दीजिए। जो इंक्वायरियां हुई हैं वो टेक्निकली
4 या 5 4 हैं, मतलब इस केस में अगर प्लेन क्रैश को इंक्लूड में 4 कर लिया। पहली जब 1951-52 में बहुत बवाल मचा तो एक एस ए अय्यर जो थे, जो नेताजी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनको, और बाद में पलटी मार के कांग्रेस में आ गए थे, मतलब इनडायरेक्टली ही वाज पार्ट ऑफ द नेहरू दैट उनके सर्कल में आ गए थे। उनको लेके एक उन्होंने एक बनाई एक उसकी अय्यर की इंक्वायरी, पूरा अय्यर ने इंक्वायरी करी है। तो उसने आकर के अय्यर ने रिपोर्ट दी, जिसकी रिपोर्ट को, जिसमें से कुछ पोर्शन को उन्होंने सेंसर कर दिया, जहां ये लिखा कि नेताजी की रूस जाने की प्लानिंग थी, वो उसको डिलीट कर दिया, और बाकी उन्होंने पार्लियामेंट बोल दिया कि अय्यर ने प्रूव कर दिया मर गए नेताजी प्लेन क्रैश में। तो इट वॉज अ विशी वॉशी थिंग एंड नोबडी बिलीव्ड कि आईएनए के लोगों ने ही बहुत उसको गाली दी अय्यर को कि इसने पंडित जी का आदमी तो ऐसे करेगा। तो वो किसी को उस पर विश्वास नहीं। फिर बाद में जब बवाल उठा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली पंडित जी का जो स्टैंड था बड़ा क्लियर था, वो कोई इंक्वायरी के फेवर में नहीं था। सरकार की फाइलों में बार बार इंक्लूडिंग इन बीजेपी इस टाइम में एक झूठ लिखा हुआ है कि भारत सरकार नेताजी की डेथ कहा जाता है प्लेन क्रैश में हो गई, जब जनता की डिमांड हुई तो सरकार ने इंक्वायरी बना दी। नहीं, भारत सरकार शुरुआत से ही नेता, अगर आप मुझे बोलेंगे अगर मैं नोट लिखूं कैबिनेट में, तो मैं लिखूंगा कि 1945 में सुभाष बोस की डेथ की बात आती है। उसके बाद जब जब इस बात की डिमांड उठी कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सरकार ने साफ मना कर दिया। सरकार का कोई इंटेंशन, कोई इच्छा इंक्वायरी करने की नहीं थी। जब भी उन्होंने उसके बाद से लेके आज तक जो भी स्टेप लिया है वो पब्लिक प्रेशर में लिया। जब 1955 में उन्होंने साफ मना करा, हम कोई, पंडित जी ने खुद बोला कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, उन्होंने पुट हिज फुट डाउन, ही विल नॉट डू एनी इंक्वायरी। लेकिन बाद में हुआ कि नेताजी के बहुत सारे फॉलोअर्स ने एक मीटिंग बुलाई कलकत्ता में, और वहाँ वो लोग वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती है तो हम, और ये गलती से शाहनवाज ने जाके बक दिया कि पंडित जी फेवर में नहीं है इसके, तो लोगों ने कहा कि अब इस पर हम एक प्राइवेट कमेटी बनाएंगे, पब्लिक फंडेड, और एक बड़े जाने माने जैसे 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 राधा विनोद पाल, जिसका बहुत नाम था जापान के अंदर, वो टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल में भी जज थे, और उसकी बहुत स्टैंडिंग जापान में तब भी थी, आज भी है। वो बड़ा खतरनाक नाम था वो, अभी भी है कि जापान में जिस इंडियन को लोग बहुत मानते हैं, राधा विनोद पाल है। तो जैसे फिल्में भी मेरे ख्याल से वेब सीरीज वगैरह में उनका नाम, उनकी फिल्में आ चुकी हैं उनके बारे में। तो राधा विनोद पाल को लेकर के हम एक बनाएंगे कमेटी, और ये इंक्वायरी करेगी पब्लिक फंडेड। और राधा विनोद पाल ने ऑलरेडी बोल दिया था कहीं पे कि जब मैं टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल में बैठा हुआ था, तो उन्होंने, किसी ने मुझे बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जब भी नेताजी का नाम लिया ना, तो जापानी खड़े होकर वो सिर झुकाते थे, उनका नाम सुनते, रिस्पेक्ट दिखाते थे। तो उनकी बात किसी अमेरिकन चली जज से, तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन ने मुझे बताया कि ये प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है, ये हमको पता है। तो उसके बाद राधा विनोद पाल ने स्टेटमेंट दी है कि ऐसा ऐसा मुझे हुआ, मुझे लगता है कि ये जो एविडेंस प्लेन क्रैश का है वो ठीक नहीं है। तो तब 55 में जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि राधा विनोद पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो पब्लिक फंडेड होगी, तो वो रातों रात ये डिसाइड हुआ कि हम एक कमेटी बनाएंगे गवर्नमेंट की, और शाहनवाज खान को उसका हेड बनाएंगे। और उसमें क्योंकि डिमांड थी, तो उन्होंने एक और सरकारी आदमी था, उसको ICS अफसर उसको लगा दिया, और नेताजी के परिवार से उनका बूढ़ा भाई सुभाष बोस का जो बड़ा भाई था सुरेश बोस, उसको उन्होंने डाल दिया उसके अंदर। तो वो कमेटी की रिपोर्ट आती है, और उसमें उन्होंने वो लिखते हैं कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में। लेकिन सुभाष बोस का जो भाई था, सुरेश बोस बड़ा भाई, उसने मना कर दिया। उसने ही पुट हिज फुट डाउन, उसने सेपरेट रिपोर्ट दी। उसने साफ गवर्नमेंट पे, पंडित जी पे एलिगेशन लगाया कि मुझे मजबूर कर रहे थे ये लोग ऐसे लिखने के। उसने डॉक्टर DC रॉय, जो बंगाल के मुख्यमंत्री बाद में, उन पर एलिगेशन लगाए, और उसने अपनी रिपोर्ट में ये स्थापित करने की कोशिश की कि मेरा भाई नहीं मरा प्लेन क्रैश के कारण में, वो रूस चला गया। वो उसने ये बात डिसेंशन रिपोर्ट में भी बना करके उसने डाल दी। उसके बाद ये केस ठंडा पड़ गया। उसके बाद में फिर साल 1960 के अंदर एक बिहार में एक कूच बिहार नाम की जगह है, जो बंगाल के और ये भूटान इनके बांग्लादेश के बॉर्डर पे आती है। वहाँ पे एक सडनली खबर होगी कि साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए, बाबा बन के आ गए, साधु महात्मा, शॉलमारी साधु उनका नाम रखा। आजकल बहुत से लोग शॉलमारी साधु को गुमनामी बाबा से, या शॉलमारी बाबा को गुमनामी बाबा से कंफ्यूज करते हैं। ये दो अलग अलग एंटिटीज है। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में पूरी हमने IB की रिपोर्ट सब लगा रखी है। तो उससे एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। तो लोग, अजीब सी बात है, लोग कह रहे हैं साहब जीवित हैं, ये वो है। उसमें जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो हमने फाइलों में जब देखी, हमने डी क्लास फाइल के अंदर, कि भारत सरकार का ये स्टैंड था, और शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पंडित जी ने टेबल में रख दी, और साफ बोल दिया कि मर गया प्लेन क्रैश में। तो साबित कर दिया, आप लोग डिमांड कर रहे थे इंक्वायरी की, इंक्वायरी हो गई, शाहनवाज खान ने लीड करी है, वो INA का आदमी था, और ये साबित हो गया। तो केस टेक्निकली वहाँ खत्म हो गया था। लेकिन 5-6 साल बाद जब शॉलमारी साधु का जिक्र आया, और लोगों ने, रैंडम लोगों ने बोलना शुरू कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये जो बाबा है यहाँ पे, तब हम जब रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो पूरी IB वहाँ भाग के इंक्वायरी कर रही थी। IB वाले वहाँ जाके बैठे, आगे आदमी मर गया तो तुम क्यों इंक्वायरी कर रहे हो उसकी? पंडित जी ने अपना आदमी भेजा इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे, फिर रिपोर्ट इन्होंने गोल कर दी, उसकी बाद में बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ये जाके पूरी इंटेलिजेंस ब्रांच वहाँ जाकर के उसकी इंक्वायरी कर रही थी, इस आदमी की शॉलमारी साधु है कौन। उसने बोल दिया भी मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं है,
बाद में जाके वो उत्तराखंड में जाके मरा है वो, लेकिन उसके मरते टाइम तक ये आईबी वाले उसको चेस कर रहे थे। हमने रिकॉर्ड लगा दिया अपनी किताब के लिए, अब देख लीजिए। अच्छा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बिकॉज का मतलब ये लेकर के आ रहा है गवर्नमेंट को समहाउ वो स्टेटमेंट तो दे रहे थे कि मर गए, लेकिन अंदर से उनको डाउट था अपनी स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर सुभाष बोस मर चुका है और कोई भी आदमी किसी बाबा का नाम ले रहा है तो उसके पीछे पूरी आईबी, और आईबी छोटे लेवल पे नहीं कि कोई छोट भैया कोई ऐसा ही पुलिस कोई इंस्पेक्टर जा रहा है, लोगों ने वहां बोला कि डायरेक्टर साहब आके बैठे थे आईबी के वहां पे, तो उस लेवल की बात है। और बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि आईबी के डायरेक्टर ने ऑन आउथ पे झूठ बोला इस इशू के ऊपर जाकर के। तो ये कहानी। फिर बाद में एक बड़ा चेंज आना शुरू हुआ 60 के दशक में। 60 के दशक में 2-3 घटनाएं घटी। एक तो ये कि जो ताइवान में कुछ भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए यहाँ से, प्रकाश वीर शास्त्री, मुल्का गोविंद रेड्डी, अभिषेक मनु सिंह जी के पिताजी भी उनमें थे। ये सब लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर के बातचीत हुई, तो उनको ताइवान गवर्नमेंट के लोगों ने बोला कि हमने अपनी इंक्वायरी करी, यहाँ कोई नहीं मरा सुभाष बोस। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के मीडिया में स्टेटमेंट दी और पार्लियामेंट में इसको रेस किया। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि हमने इंक्वायरी करवा ली है, वो मर गए प्लेन क्रैश में और हमारे ताइवान गवर्नमेंट से हमारे कोई रिश्ते नहीं है। तो दे रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू डू एनी इंक्वायरी। फिर बाद में उसी टाइम पे एक समर गुहा नाम का एक प्रोफेसर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जादवपुर यूनिवर्सिटी के कलकत्ता के, वो पार्लियामेंट में चुनकर के आया 1963 में, और वो पता नहीं क्या उनमें पागलपन का उनमें वो था, मतलब आप कह सकते हैं अगर हाइंडसाइट, मुझे मालूम है क्यों, लेकिन उस टाइम पे जो लोगों को नहीं पता हो, तो वो आकर के पहले दिन से ही सुभाष बोस को लेकर के वो शुरू हुआ कि साहब वो तो नहीं मरे, ये इंक्वायरी कराओ। तो समर गुहा ने ही वो ऐसा 1963 के बाद से उसने अपनी ऐसी लॉबिंग करी है कि इसके अकेले आदमी ने, वो करते 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 फिर उन्होंने बोला कि इंक्वायरी करो, कोई भी इशू हो तो छाले पार्लियामेंट में सवाल पूछे, एक आदमी लगा रहा पीछे हाथ धोकर के, इनके गवर्नमेंट मना करती रही। बाकी में जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो हमने फाइलों में डीक्लासिफाइड फाइल का नोट लगाया कि उन्होंने क्या जुमला दिया कि बहुत समय हो गया, ये अभी भी देते हैं जुमला कि बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, क्या करने, इतने साल बाद इंक्वायरी करने का फायदा क्या होगा। जैसे जब इन्होंने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट करी है तो वहाँ भी ये जुमला दिया कि इतने साल के बाद करने का क्या फायदा ये सब करने का। तब हमने इसका एग्जाम्पल दिया कि कभी खबर आई थी मीडिया में कि 1965 में किसी भाई ने महाराष्ट्र में भैंसें चोरी कर ली थी 2, उसको पुलिस ने अब जाके पकड़ दिया 1 साल पहले। मैं खुद थाने के सामने पैदा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग 40-40 साल तक इंक्वायरी करते हैं छोटे मोटे केसेस की। कोई आदमी आपके ऑफिस से गमला चोरी कर लेगा, उसकी भी रिपोर्ट बना करके 15 साल तक उसकी इंक्वायरी करेंगे लोग। तो जब छोटे मोटे जब केस हों, तो किसी की भैंस चोरी कर ले तो ये 40 साल बाद केस खोल देते हैं। अर्बन नक्सल के केस खुल रहे हैं 40-40 साल बाद, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये झूठ बोलते हैं कि साहब इतना साल हो गया, इतने साल बाद क्यों इंक्वायरी करनी। तो वही जुमला इन्होंने उस टाइम पे दिया कि इतने साल बाद होगी, क्या करने का फायदा क्या होगा। तो ये सब ऑफिशियल नोट्स लगा दिए हम अपने किताब में। आप खुद देखिए कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। उसी टाइम पे जब गांधी जी का जो हत्या हुई थी, वो उनके कुछ हथियारे छूट करके आए होंगे, तो उन्होंने बोला कि उसमें कोई ना प्लानिंग थी कोई लंबी चौड़ी। तो फटाक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 66-67 में जीवनलाल कपूर कमीशन बना दिया नेताजी की, महात्मा गांधी की डेथ में क्या कंस्पिरेसी थी वो पता लगाने के लिए। सबको पता है गॉडसे ने मारा, उसको बार बार इंक्वायरी करते हैं बेमतलब। तो इन्होंने ये पॉइंट पकड़ दिया। उसने कहा जी आप अभी सुभाष बोस के बारे में कह रहे हो कि उसकी इंक्वायरी करने का फायदा क्या, इतनी पुरानी होगी तो महात्मा गांधी की इंक्वायरी करने की जरूरत क्या। तो गवर्नमेंट वहां पे फंस गई उस आर्गूमेंट पे। तो वो करते करते समर गुहा ने फिर जाकर के 350 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारी पार्टी के इंक्लूडिंग कांग्रेस, सारे कांग्रेस के लोग खिलाफ नहीं है, पर्सनल लेवल पे मैं आपको आई कैन अश्योर यू वन थिंग, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, कांग्रेस के लोगों से मिला हूँ, सब लोग बुरे नहीं है, हर एक पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं। कांग्रेस के भाई भी उसमें से फ्रीडम फाइटर लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं। मुझे एक कांग्रेसी ने बताया था, भाई आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन भूलना मत कि नेताजी कांग्रेस के नेता थे और मेरे भी दादा ने उनको सपोर्ट किया। वापिस नहीं है, ठीक है, अब हमारा अटैचमेंट इस फैमिली से हो गया, उस फैमिली से हो गया, लेकिन हम लोग कोई दिल में हमारे भी सुभाष बोस के लिए हमारे वो नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन वो राजनीतिक दीवारें खड़ी हो गई है तो है। बाकी मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लोग वो हैं जिन्होंने सुभाष बोस को सपोर्ट किया था। कांग्रेस के यंग लोग सुभाष के फेवर में थे, गांधी के खिलाफ हो गए थे एक टाइम पे, उस टाइम पे। तो ये उन्होंने उस टाइम पे ये नहीं माने, इंक्वायरी करी। इंक्वायरी के बाद में वो तो जो इनको मानना पड़ा, 350 एमपीज ने साइन करके बोला कि इंक्वायरी करो, तो ये गवर्नमेंट को मानना पड़ा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पहले डील कर रही थी, लेकिन इवेंचुअली वो शी बकल्ड, दे ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। और उस पर उन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम सजेस्ट करता है रिटायर्ड जज का, तो इस केस पे उन्होंने फिर बोला कि इन्होंने हाई कोर्ट जस्टिस जीडी कोस्टा का नाम सेलेक्ट किया गया, जो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले। और जीडी कोस्टा का बैकग्राउंड उस टाइम किसी लोगों को पता था नहीं, आज के जमाने हमको पता है। जीडी कोस्टा साहब जो थे सेंटेंसिंग जज थे गांधी मर्डर केस में, वो तो नॉन इशू है। जीडी कोस्टा जी का पंडित जी के दोस्त थे बड़े अच्छे, ये बात किसी को पता नहीं थी जमाने में। जीडी कोस्टा बाद में इंदिरा गांधी के बायोग्राफर थे, ठीक है। अब आप समझो कि मान लीजिए कि वो इंक्वायरी चल रही हो,
मान लीजिए कोई ऐसा कोई इशू चल रहा है जिसमें मान लीजिए मोदी जी का नाम चल रहा है, ठीक है, कोई अडानी बैंक वाली चल रही है, और मान लीजिए कि उस पर कोई जज को बैठा दो इंक्वायरी के लिए, बाद में खबर निकल गई कि जज जो है ना अमित शाह की बायोग्राफी लिख रहा है, तो ये बात निकलने के बाद ये कांग्रेसी मान जाएंगे उसकी रिपोर्ट को? मैं इन 2 ग्राउंड के बाद कि वो आदमी पंडित जी का दोस्त था, वो इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था, और उसका खुद का एडमिशन है कि सुभाष बोस उसको पसंद नहीं है, ठीक है, खुद का एडमिशन है कि मेरे को पसंद नहीं था याद में, उसने रिपोर्ट में उनके बारे में जो उल्टा सीधा लिखा वो अलग बात है। ये ग्राउंड के बाद मैं उसकी रिपोर्ट को पढ़ना पसंद नहीं करूँगा, मुझे बाकी जाने की जरूरत नहीं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, बट उसने फिर रिपोर्ट दे दी कि साहब मर गए प्लेन क्रैश में, वो समर गुहा वगैरह बहुत नाराज हुए, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी ठोक दी कंट्री में उन्होंने, और इमरजेंसी में जब सारे नेता जेल में बैठे हुए थे, और उस टाइम पे उन्होंने ये रिपोर्ट पास करवा दी अपनी पार्लियामेंट से। और वो जो लड़ाई लड़ी है समर गुहा ने, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, जो लड़ाई समर गुहा ने लड़ी है उस पूरे केस में, उसको सपोर्ट ऑब्वियसली लोगों से मिला, उसमें से एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाला था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत इस केस में बहुत पहले से जुड़े थे, तो वो सपोर्ट उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने और जनसंघ के और नेताओं ने सबने दिया उनको करके। तो ये बातें हुई, और तो ये मुखर्जी कमीशन, सॉरी ये GD खोसा कमीशन आई की रिपोर्ट 74 केस इसका खत्म हो गया, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में इस केस में जो हल्का सा जो अगेंस्ट जो मीडिया में आया है 1990-91 में जब रशिया टूटना शुरू हुआ, सोवियत रशिया, तब मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई, तो हमें पता लगा पहली बार कि यहाँ भारत के लोग जो कहते हैं कि नेताजी मरने के बाद में रूस में थे, ये बीमारी सिर्फ भारतीयों को नहीं है, ये रूसियों को भी बीमारी है। अच्छा। रूसी भी कहते हैं कि वो यहाँ पे थे, तो रूस के जो वहाँ के लोगों ने, जो यहाँ से रिसर्चर्स वहाँ पे गए हमारे रशिया में, पूर्वी रॉय मैडम का नंबर 1 उसमें नाम है, तो वो जहाँ के वहाँ के लोगों से मिली, खासकर वो लोग जो पहले रशियन इंटेलिजेंस में थे, तो उन्होंने इंडिकेट किया कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं सुभाष बोस के बारे में, और ये मतलब इस बारे में ये मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो वो उससे इशू मुद्दा उछलना शुरू हो गया 1990s के टाइम से। तो उसमें फिर लोगों ने एक्टिव हुए, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने यहाँ से मिलकर उस पर, नेताजी के एक भतीजे थे सुब्रतो बोस, ये सुब्रतो बोस के चाचा जी जो अपने उनका नाम लिया, जो प्रोफेसर साहब है उनके सगे चाचा, वो MP थे, वो हमारे फेवर में थे इनके। तो वो इन सब लोगों ने मुद्दा उछालना शुरू किया, और करते 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 हुआ ये कि साल 97 में 2 घटनाएं घटी। 97 में हुआ ये कि नेताजी को पैदा हुए 100 साल पूरे हो चुके थे, और नेताजी और भारत देश के 50 साल इंडिपेंडेंस के जो मानते हैं आप 47 से, तो उस माहौल में नेताजी न्यूज़ में शुरू हो गए। और जब वो बात शुरू हुई तो जो लोग जो नहीं मानते थे कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई है, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार, हाँ, जो ये मानते थे कि मर गए प्लेन क्रैश में, कि यार आपने इतने साल हो गए कि नहीं, तो आप बेकार की आप ये थ्योरियाँ फ्लोट कर रहे हो, कंस्पिरेसी थ्योरी की नेताजी नहीं मरे, रूस में थे, कुछ निकला नहीं इनसे। उनकी कहा जाता है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, फिर उनकी अस्थियाँ वहाँ से उठा करके वो जापान ले गए, जहाँ किसी वो टेम्पल में पड़ी है, रंगोजी टेम्पल में। तो अब समय आ गया है, अब नेताजी को मरे हुए 100 साल, जिंदा पैदा हुए 100 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं निकलेगा, और देश, हम भी लोग सारे जितने INA के लोग हैं बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं, बहुत थोड़े बचे। अब समय है कि नेताजी की अस्थियों को जापान से ला करके यहाँ रंगोजी से ला के भारत में ला के आदर सम्मान से यहाँ पे मेमोरियल खड़ा कर दें। तो जब ये बात लोगों ने बोली तो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बंदे ने BIL ठोक दी। और यहाँ आप एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको पिछले सेगमेंट मैंने बताया था कि आप बाय डिफॉल्ट आप ये मत सोचना कि बंगाली प्रो नेताजी, मैं लेकर चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ देम आर एंटी बंगाल, मतलब दे आर नॉट प्रो नेताजी, दे आर प्रो गांधी एंड प्रो नेहरू एंड प्रो कार्ल मार्क्स और वट एवर प्रो, बट नेताजी के सपोर्टर बहुत कम बंगाल में, खासकर जब जितना पढ़ा लिखा बंगाली होगा उतना कम उसको इंटरेस्ट सुभाष बोस में होगा, ज़्यादा ही वो इंटरनेशनल बातों में जाएगा वोट करके। तो हमारे देश में प्रोटोकॉल ये है कि जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, वो स्टेट के नहीं होते। तो क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि बंगाली जस्टिस है। तो जज, जो चीफ जस्टिस जिसने केस हैंडल किया वो थे प्रभाष शंकर मिश्रा जी, यूपी के, उनकी यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में घर था, उनका डेथ हो गई। प्रभाष शंकर मिश्रा जी ने मुझे बताया, कोर्ट के ऑर्डर में, मैं हर जगह बात बोलता फिर रहा हूँ, कि उन्होंने PIL जो लगाई वहाँ पे फ्रीडम फाइटर के नाम से लगी थी उनको मैं जानता हूँ, बाद में चले गए वो। तो उन्होंने बोला कि नेताजी की अस्थियाँ आप जो लाना चाहते हो वहाँ से, पहले ये तो साबित करो नेताजी की अस्थियाँ वो, अब कैसे किसी की अस्थि ला के यहाँ पे डाल दोगे सुभाष बोस के नाम पर। तो उन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया उन लोगों ने। तो ये केस लगाने वाले लोग थे। तो ये आप चीज़ अब ध्यान में रखना, मैं आपको अलग से कहानी डाल रहा हूँ कि समर गुहा जो ये सारा प्रकरण को यहाँ पे चला रहा है, और ये लोग जिन्होंने ये केस ठोका है 97 में, ये दोनों गुमनामी बाबा के फॉलोअर्स थे। ठीक है, अच्छा, ओके। तो ये पिक्चर में गुमनामी बाबा कहीं नहीं है, लेकिन गुमनामी बाबा पीछे से कहानी चलाने वाले उसी के लोग थे।
तो 97 में ये जो पिटिशन जो फाइल किया था वो सुनील कृष्ण गुप्ता ने किया, जो भगवान गुब्रह्मण्य बाबा के फॉलोअर, उनके खासम खासों में से एक थे। तो इन्होंने वो केस किया, तो फिर प्रभाष शंकर मिश्रा ने एक बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने भारत सरकार के वकील को कॉर्नर करा इसमें कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। देखिए ऐसा होता है कि जो आजकल की जो डिबेट्स होती है ना टीवी में जैसे खासकर होती है, तो उसमें जो आते हैं वो स्पिन डॉक्टर्स आते हैं पार्टी के, जिनको बोलने की और लड़ने की और खासकर वकीलों को पढ़ने की बड़ी अच्छी समझ होती है, दूसरे आदमी का कैसे अपमान करें, उसको बिलो द बेल्ट कैसे हिट करना। तो टीवी की डिबेट इसलिए लोगों ने देखनी छोड़ दी, क्योंकि उसमें कुछ निकलता तो है नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है बेमतलब का, इसलिए लोग पॉडकास्ट सुनते हैं बैठ करके। तो वहां पर आप स्पिन डॉक्टरिंग करके आधे घंटे का प्रोग्राम में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप डिरेल कर सकते हो किसी इशू को। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा वाला केस कैसे हम लोग, जब नेताजी का जब भी मुद्दा हम लोगों ने टीम में उछाला है, इनवेरेबली उसे कैसे बीजेपी और नॉन बीजेपी वाले मिलकर कैसे उसको डिरेल करते हैं। हमने एक मुद्दा उछाला नेताजी को लेकर के कि भारत सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, ये हमारा मुद्दा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिसेंट, तो उसमें जो नॉन बीजेपी का आदमी है वो आकर के बोलेगा कि सावरकर ने माफी मांगी थी उनसे। सावरकर जी का कोई इसमें लेना इस केस में नहीं है। बीजेपी वाला जाके अटैक कर रहा है पंडित जी को, पंडित जी को मेरे 60 साल हो चुके हैं। हम मुद्दा रेस कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट से हमको ये चाहिए, ये मुद्दा अब पंडित जी के रिमिट में नहीं है। पंडित जी को सर सुधारे हुए 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी मोदी जी हमारे बीच में, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 10 साल और रहेंगे, हमें उनसे मकान कराना है। तो जब ये मुद्दा मैं टीवी की डिबेट में अगर ये बन रहा है किसी न्यूज पे, तो जानबूझ कर मेरा मानना है कि दोनों की आपस में जुगलबंदी होती है, बीजेपी की और बाकी लोगों की, क्योंकि दोनों का कॉमन एम है कि दोनों ने गांधी भक्ति करनी है, तो दोनों नहीं चाहते ये चीज बाहर है। तो ये बैठ करके बेमतलब पंडित जी पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा सावरकर के ऊपर। और ये जो दोनों पार्टी हैं इसमें से इसको सावरकर में और उसमें सुभाष बोस में बहुत कम इंटरेस्ट है, उनका फोकस गांधी भक्ति है बेसिकली। तो पूरा इशू डिरेल हो जाता है। तो जब लेकिन आप कोर्ट पे चले जाओ, कोर्ट में आप जाकर के आप ये जुमले और बाकी वहां पे आपको ये नहीं चलेगा, आपको सीधा पॉइंट, जज साहब ने बोला तुम्हारा स्टैंड क्या है, तो वहां नहीं बोल सकते कि सावरकर ने बोला, नेहरू नहीं बोला, तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 97 में स्टैंड क्या है बताओ। तो वहां अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं थी, गवर्नमेंट थी देवीगौड़ा की। तो कोई आदमी किसी का क्यों अपने सर पे खून लेगा, तो उन्होंने उगल दिया वहां जाकर के गवर्नमेंट के वकील ने कि वो प्लेन कैश की थ्योरी बोली जाती है, लेकिन उसमें आई विटनेस अकाउंट बहुत स्केची है और कंट्राडिक्टरी है, और उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये कहानी ठीक नहीं है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के लॉयर ने जाके एडमिट किया कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट ने कहा। मैं कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट कर रहा हूँ, प्राइवेटली जज साहब ने मुझे और बातें बोली खतरनाक, वो और अलग कहानी है। अच्छा, तो ये आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने एडमिट कर लिया ऑन रिकॉर्ड में। तो जज साहब ने बोला, प्रभाष शंकर मिश्रा जी, भट्टाचार्य जी 2 जज थे, लेकिन बेसिकली प्रभाष शंकर मिश्रा वाज लीडिंग द प्रोसीडिंग्स। ही सेड कि दैट यू yourself you are admitting that this thing did not happen, you must have an inquiry done on this issue, ठीक है। तो वो फिर प्रपोजल आया दिल्ली में, जब प्रपोजल दिल्ली में आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है वाजपेयी जी की। वाजपेयी जी की प्रॉब्लम ये है कि वाजपेयी जी का एक इमेज है, नेशनलिस्ट है ये है, और नेताजी की बात करते आए थे उस जमाने से, समग्र को मदद किया था, तो वो कैसे इसको इग्नोर कर दे। तो ये मुद्दा नेताजी की डेथ का ना शुरुआत से लेकर के साल 1968 तक विदेश मंत्रालय के रिमिट में था। अच्छा। लेकिन 68 के बाद से ये गृह मंत्रालय के रिमिट में आ गया नेताजी की डेथ हिस्ट्री। तो अडवाणी जी ने मीटिंग जो है उस पर बुलाई है, उसमें सोली सराफ जी थे, और उन्होंने नेताजी के बहुत से लोगों का उन्होंने वो लिया, उसमें उनका व्यू क्या था। जैसे नेताजी के भतीजे जो है शिशिर कुमार बोस, किसी गवर्नमेंट वाले को नहीं पता है कांग्रेसी है, लेकिन उसको नेताजी का नेफ्यू बना करके उसको अंदर ले गया, उसने से कह दिया कि मर गया प्लेन क्रैश में। फिर ये कॉमरेड लक्ष्मी सहगल जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी, जिंदगी में 1 साल रही होंगी नेताजी के साथ में, सारी जिंदगी कम्युनिस्ट पार्टी में रहेंगे, उनको बुला लिया, उन्होंने भी कह दिया मर गए प्लेन क्रैश में। तो वहाँ जो ज़्यादातर लोगों ने यही बातें बोली, और ये सारे के सारे इस तरह के लोग थे जिन्होंने जिंदगी में सुभाष बोस से बताया होंगे 1 साल, बाकी पूरी जिंदगी कांग्रेस की छत्र छाया में बता दी। तो ये आकर के, लेकिन फिर वो सोली सराफ जी अड़ गए। ये हमने गवर्नमेंट की फाइल से सारा कोट किया इस रिपोर्ट में, अपनी जो नई किताब उस सेक्शन में उन्होंने फिर एडमिट कर मतलब कि नहीं आप इसको नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ कमीशन। फिर वो चीफ जस्टिस के प्रपोजल पे उन्होंने फिर जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जो उनका नाम सिलेक्ट हुआ, और वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। तो जस्टिस मुखर्जी कमीशन आया 1999 में बना। वहाँ पे 2 बातें आपको, मतलब मैं आपको ये 2 आर्गूमेंट दे रहा हूँ, कोई इधर उधर जाने की राठी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 लीगल ग्राउंड दे रहा हूँ कि प्लेन क्रैश को रिजेक्ट करना आपने। पहला ग्राउंड नंबर 1 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील ने खुद एडमिट कर लिया बिफोर कलकत्ता हाई कोर्ट कि प्लेन क्रैश की थोड़ी डाउटफुल है। अब आप इधर उधर के जुमले मुझे मत दो, मुझे वो बात दो कोर्ट आपने अपने कोर्ट में बोली, बिकॉज सरकार जो है कोर्ट में कुछ बोलती है, बाहर कुछ और बोलती है। 2 गले किस्म के लोग यहाँ बाहर बैठे हैं देश में। दूसरा ये
जब मुखर्जी कमीशन बैठा है तो मुखर्जी कमीशन के सामने जो सरकार का वकील था उसका उसके बाद उसका जो स्टैंड था, वो कमीशन में आर्गुमेंट सेशन होता है कि अलग अलग वकील होते हैं जो कमीशन के सामने अपनी पार्टीज का स्टैंड रखते हैं, और आखिर में होता है आर्गुमेंट सेशन जहां हर एक वकील अपनी बात को रखेगा अपने पार्टी के बिहाफ पे। सरकार का वकील, और ये आर्गुमेंट सेशन हुआ है जस्टिस मुखर्जी का साल 2005 की शुरुआत में, मार्च अप्रैल में, जब मनमोहन सिंह जी को पीएम बने हुए काफी महीने हो चुके थे। तो ये सरकारी, अब ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे मुंह का नहीं है। सरकारी वकील, मैं जानता सरकारी वकील को, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट पे लिखा। सरकारी वकील ने वहां यही स्टैंड लिया कि प्लेन कैश की थ्योरी करेक्ट है 2005 में। उसके बाद जब जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट उन्होंने उसको दे दी गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, और जस्टिस मुखर्जी बहुत भड़के हुए थे शिवराज पाटिल से। शिवराज पाटिल ने उनसे बहुत बदतमीजी की थी, पिछली बार मिलने गए तो बैठने की जगह नहीं दी। तो मुखर्जी साहब ने हमें कहा था, मैं हमको जानता था, बाद में कहा ये मैं इसकी शक्ल देखने को राजी नहीं कुछ दिन के, तो वो फिर वो नहीं गया, किसी और आदमी को भेज दी कि नहीं तो प्रोटोकॉल ये कि जज जो है खुद रिपोर्ट जाके गृह मंत्री को देता है। उसने मना कर दी, किसी छोटे मोटे बंदे को भेजो, मुझे इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी है। तो मेरी बहुत इंसल्ट करी है लास्ट टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस ने आके मुखर्जी कमिश्नर काम ठप करने की कोशिश की थी पावर में आने के बाद, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो एनी हो, तो ये रिपोर्ट जब आई तो गवर्नमेंट ने उसको पार्लियामेंट में बिना रीजन बताए उसको रिजेक्ट कर दिया 2006 में। फाइलों में कारण दिए, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ राइटिंग में कोई कारण नहीं दिया। तो ये मतलब आप कोर्ट में ये बोलते हैं नहीं मरे प्लेन कैश में, इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि प्लेन कैश की थ्योरी करेक्ट नहीं है बिफोर द कमीशन। अब कमीशन वही वर्डिक्ट देती है, तो आपने पलटा मार के बोला कि साहब नहीं वो तो मर गए प्लेन कैश में, और शाहनवाज की रिपोर्ट ठीक थी और जीडी खोसला की रिपोर्ट ठीक थी, और आप किसी को ये नहीं बता रहे कि दोनों के दोनों कांग्रेसी थे। वो एलिमेंट आप नहीं दिखा रहे किसी को कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पूरे केस में। तो इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया केस को। तो ये मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट जो है उसके अलग अलग पार्ट है, पर उसका मेन ये उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है कि सुभाष बोस वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई थी तो उनका बचना जरूरी था ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जा सके, और उसमें उन्होंने जो मेन रास्ता निकल के आया कि वो रूस जाए, क्योंकि रूस इकलौता कंट्री उनको संरक्षण दे सकता था उस जमाने में। तो वो प्लानिंग बनी, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरे में देखा कि जो प्लेन कैश की थ्योरी और प्लांटेड थ्योरी है वो वहाँ नहीं मरे, ना वो क्रिमेट किया गया उनको, और वो रूस की तरफ को चले गए। लेकिन रूस में पहुंचे या नहीं पहुंचे आई कैन नॉट से, बिकॉज मुझे अमंग अदर रीजन जो था, रीजन ये था कि इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स उनको नहीं दिखाए गए जस्टिस मुखर्जी को। और जो एशेज जो कहा जा रहा है कि रंकोजी टेम्पल में पड़ी है नेताजी की, वो किसी जापानी सोल्जर की एशेज है जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था। तो मुखर्जी आयोग ने ये बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट करके 2006 में कह दी थी मर गए प्लेन कैश में, एशेज उन्हीं की। तो ये कहानी वहाँ पे ये मोटा मोटा मुखर्जी आयोग, और ये है, इसको हम बोस रिसेप्शन में आगे लेके जा रहे हैं, और हम ये अब ये दिखा रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में वो रिकॉर्ड हमको नहीं मिले थे 2006 में, अब वो रिकॉर्ड मिल गए हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि जो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को जो रिजेक्ट किया गया बाय देन गवर्नमेंट एंड लेड बाय मिस्टर शिवराज पाटिल, वो 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। ये रिकॉर्ड उस टाइम तो पब्लिक डोमेन में नहीं थे, आज हम पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, और इसलिए हमारी गवर्नमेंट से विनती है, मोदी गवर्नमेंट से, कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट कर लो और रशियन गवर्नमेंट से आप बातचीत करो। क्योंकि हमने मोदी जी से भी विनती की थी कि रशियन गवर्नमेंट में आपको वो क्या रहा है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ रशियन एंगल के बारे में। देखिए, रशिया में नेताजी थे, उसको कई लोगों ने दावे किए अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब उसमें यह कि उस पर रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की बहुत सारी इधर उधर की, CIA की रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट है, सॉरी नॉट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो सुभाष बोस रूस में हो सकता है या वहाँ पे है करके। तो आप मुझे बोलोगे भाई आप अगर रिपोर्टें हैं तो फिर हम तो केस सॉल्व होगा, नहीं रिपोर्ट का तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जुमला हर जगह देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ जगह कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये हम लोग इंटेलिजेंस के डॉजियर बना के पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के वहाँ भी कोर्ट जो है बेसिकली वही कोर्ट अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हमारे जैसे हमारे यहाँ पे वो वहाँ पे पेश करते हैं, कहते हैं जिसमें एविडेंस कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर किसी चीज़ को स्थापित करना बड़ा मुश्किल है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को एविडेंस नहीं माना जाता। तो लीगल और टेक्निकल ग्राउंड में पाकिस्तान ये बोलता फिरता है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास में नहीं है। आपको पता है, मुझे पता, वहीं पे था, लेकिन आप उसको लीगली स्टैब्लिश नहीं कर सकते। लीगली स्टैब्लिश कब होगा? जब दाऊद इब्राहिम खुद एफिडेविट देगा, मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ, और सबमिट करेगा नोटरी का ठप्पा लगा करके बॉम्बे कोर्ट में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा था, इसका कौन सा लीगल एविडेंस हमारे पास था? अमेरिका के पास नहीं था। तो ये ना कि ये लीगल और टेक्निकल ग्राउंड में इस केस को उलझा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इट इज वेरी क्लियर ही वाज इन रशिया, बट गवर्नमेंट उसको लीगल कारणों से नहीं मानने को राजी नहीं हो रही। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि
अगर नेताजी रूस में थे तो उसमें कोई इंक्वायरी करने के लिए मुझे कोई कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, जादवपुर के प्रोफेसर से बात करने की जरूरत नहीं, किसी प्रोफेसर से बात करने की जरूरत भी नहीं इस केस में, उनका कोई मतलब ही नहीं इस केस में नहीं है। मुझे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है कि रूस की सरकार जो हमारी दोस्त है, हम उससे बात करेंगे डायरेक्टली। भाई अगर नेताजी रूस में थे, रूस हमारा लंगोटिया यार है, हम सीधा उनसे बात करेंगे इस केस को लेकर, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो उसमें जो निकल के आ रहा है, जो अभी अगर सरकारी वर्जन पे चलेंगे, जब तक पंडित जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बात नहीं की रूस गवर्नमेंट से। एक एग्जांपल दिया जाता है कि किसी इंसान ने कहा था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो पहले विदेश मंत्रालय में था, उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने पंडित जी को बोला कि मैं किसी पार्टी में था दिल्ली में, वहाँ रूस के एम्बेसडर मौजूद थे, तो उसका जाकर बोला कि पंडित जी वो रूस का एम्बेसडर खड़ा, उससे बात करो ना नेताजी के बारे में। तो पंडित जी बोलते ए तू क्या चंडू खाने की बात बंद कर, क्या चंडू खाने की बात कर रहा है। तो चंडू खाना, जिसको जो ड्रग्स देते हैं उनको चंडू खाना कहते हैं, पुराना शब्द है उर्दू का। तो पंडित जी बोलते क्या तुम चंडू खाने वाली बातें कर रहे हो। तो पंडित जी रिफ्यूज टू टॉक टू रशियन गवर्नमेंट ऑन अकॉर्डिंग टू दैट मैन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बात रशियन गवर्नमेंट से नहीं की, बहुत इनडायरेक्ट बात हुई थी शास्त्री के टाइम पे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मतलब वो भी आप नहीं के बारे में सुन लो कि नहीं हुई है बात। तो कोई बात नेताजी के बारे में रशियन गवर्नमेंट से हम लोगों ने नहीं करी है। पहली बार डर डर के आप कह सकते हैं, बड़ा मीकली और बड़े स्लो लेवल पे उन्होंने वीपी सिंह के टाइम पे पूछा। तो वहां से आंसर है कि हमारे पास में जो रिकॉर्ड है हम आपको देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है रिकॉर्ड के बारे में, ऐसा कुछ करके आंसर है। तो उसमें फिर ये हमने किताब में बहुत डिटेल में पूरा केस समझाया, बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, मतलब हमारा एक पॉडकास्ट पूरा उस पर होना चाहिए रशियन एंगल पे, क्योंकि आपको पूरी की पूरी डिटेल उसमें दिखा सकता हूँ कि क्या क्या हमने लिखा, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, एविडेंस क्या दिया। लेकिन इसेंशली ये था कि जो निचोड़ निकल रहा है, मैं आपको बता दूं निचोड़ निकालने का क्या सोर्स क्या है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को जानता था अच्छी तरह से, जॉर्ज साहब को, मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो तो जॉर्ज साहब बहुत खुले, आज जो लोग बोलते हैं उनके बारे में, जॉर्ज साहब वॉज वेरी इजीली एक्सेसिबल। अगर आपको याद हो उस जमाने के लोग जॉर्ज साहब से जो भी जब मिल लेते उनसे, तो जॉर्ज साहब से हम गए। जज जेटली मैडम वॉज वेरी ओपन एंड वेरी हेल्पफुल। हम जॉर्ज साहब से, देश के रक्षा मंत्री थे, मैं उनसे मिला, उनको सामने मैंने केस रखा 2000 साल, ये मुझे याद नहीं, लेकिन जब रक्षा मंत्री थे उसी टाइम की बात है। तो उनको मैंने बोला कि जॉर्ज साहब ये रूस का रूस से सब मामला उठना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को झाड़ दिया, अरे तुझे मालूम नहीं कितना हमको हथियार मिलता है उनसे। तो ही वॉज नॉट इवन ओपन टू दैट आइडिया कि वी शुड टॉक एंड सेंसिटिव थिंग, एंड ही वॉज रक्षा मंत्री। उसके बाद तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके कुछ साल बाद जब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे, तो जॉर्ज साहब ने मुझे ये बात बोली कि मैंने रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में प्राइवेटली। उसने मुझे बोला कि ये मुद्दा तुम्हारे मेरे बीच का नहीं है, तुम्हारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सीरियस मुद्दा है, उसके और हमारे राष्ट्रपति के बीच में बात करो, ये तुम्हारे मेरे बीच का मुद्दा नहीं। अलग अलग लेवल होते हैं ना, कि मुझे रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर का फोन आएगा तो मैं काट दूंगा उसको, लेकिन अभी अर्नब गोस्वामी का फोन जाएगा तो मैं खड़ा जाऊंगा। तो सीधी बात है भैया, आप रिपोर्टर को इग्नोर कर सकते हैं, एडिटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों रिपब्लिक टीवी की, तो दर्जे का फर्क होता है। तो ये बात हमने अपनी किताब में दर्शाई है, दुनिया में और कंट्रीज की एग्जाम्पल दिखा करके, कि इस तरह के मामलों में आपको हाईएस्ट लेवल में अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड केसेस हैं जहां सरकारों ने झूठ बोला, जब तक आप उनको हाई लेवल पे अप्रोच नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हमको रशियन सरकार को ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम सीरियस हैं इस केस के बारे में। अब आप ये बात समझिए कि भारत सरकार का ये खुद का दावा है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर चुके हैं, तो आप रशियन गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रहे हो, आपको क्या बताएंगे वो आपको। मेरा केस है भारत सरकार के नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए, और मैं कह रहा हूँ रूस सरकार को बोल रहा हूँ कि क्या आपके पास नेताजी के रिकॉर्ड हैं मरने के बाद के। वो बोलेगा ना आपका तो खुद का स्टैंड ये कि मर के प्लेन क्रैश में। तो उसको ये डर है कि अगर मैंने रिकॉर्ड निकाल के दे दिए और कल को भगवान न करे दूसरी पार्टी पावर में आगे सारे हमारे रिश्ते खत्म कर देगी, वो तो बखला जाएंगे। तो पता है कि इसका मतलब क्या निकलेगा। जब भारत सरकार का खुद का ही ये व्यू खराब है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड आपको रिकॉर्ड निकाल के देगा। आपने तो खुद ही केस क्लोज किया हुआ। तो जब तक आपके अपने ही दिल आत्मा से आवाज नहीं आएगी, आप दूसरों की आवाज कान ढूंढ रहे हो इसमें करके। तो भारत सरकार को उनसे तरीके से अप्रोच करना चाहिए हाईएस्ट लेवल पे, उनको रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की शेयर करें, उनको बताएं कि ये बहुत क्रेडिबल है और वो आपके पास गए होंगे, आप कृपया करके ये फाइलें चेक कीजिए, ये कीजिए, तब समझ में आता है। क्योंकि ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, हमने किताब में दी हैं कि सालों साल तक झूठ बोलते रहे, बाद में उगल दिया कि हमने बोला था। तो वो ऐसा कुछ सीरियसनेस समय नजर नहीं आ रहा। तो हम मोदी जी जब से मिले थे, नेताजी के परिवार के लोग हमने उनको बोला था कि आपको ही ये मुद्दा उठाना पड़ेगा पुतिन जी के साथ। तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ, अब मैं उनसे बात करूंगा। ये अक्टूबर 15 की बात है। अब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने तो बोला होगा, पुतिन जी से बात की होगी,
लेकिन अभी तक कोई पब्लिक में ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिस इन्फॉर्मेशन जिसे मालूम से कि बात हुई थी। सिर्फ ये खबर मीडिया में आई थी कि सुषमा स्वराज जी ने बातचीत की थी और उसका आउटकम भी किसी को पता नहीं, कि टॉप सीक्रेट रहा था। लेकिन बाद में पार्लियामेंट में एक सवाल उठा था तो उसमें वही आंसर आया था कि रशियंस ने बोला कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसमें भी हमने किताब में दर्शाया कि वो ऐसे नहीं चलता, आप तरीके से पूछ नहीं रहे हो, तरीके से बता नहीं रहे, और कोई दुनिया का विदेश आपको नहीं बताएगा जब तक आप अपने खुद पत्ते नहीं करोगे। तो आपने ढंग से बात नहीं करी है, वो कहानी घूम फिर के वहीं के वहीं आ गई है। तो रशिया पे कहानी अटकी। इस केस में हमने पूरे एग्जाम्पल दिए हैं, डिटेल्स दी हैं, हमने दिखाया कि कैसे मुखर्जी आयोग को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उसी को दिमाग में रखते हुए और नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए हमारी रिकमेंडेशन है कि मोदी जी को पुतिन जी से इस केस से बात करनी चाहिए, और जो बात का लेखा जोखा होता है पब्लिक में दिखाना चाहिए। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा मानना ये है कि हम लोग गांधी जी का देश है, हम लोग तो सच बोलते हैं। दुनिया में सबसे सच्चा भारतवासी होता है। तो अपने गाना सुना है, वो कौन सा गाना था मनोज कुमार का, कि जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं तो सच बोलता हूँ। सारी दुनिया झूठी है, सच हम लोग ही, हमारी आत्मा में शांति, हमारे ही सच भरा पड़ा है। तो अगर हमारे ही सच भरा पड़ा है और गांधी जी के रास्ते पे चलने का हम दुनिया में दुआई देते हैं, तो गांधी जी के तो दो ही रास्ते थे, एक तो अहिंसा। गांधी जी ने तो कहा था आर्मी को डिसबैंड कर दो, उससे बड़ा अहिंसा को क्या होगी। दुनिया को जो आप संदेश दे रहे हो कि शांति होनी चाहिए और दुनिया में हथियार नहीं होने चाहिए, तो पहले अपने खत्म कर, तो ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी दुनिया में। दूसरा है कि सच बोलना चाहिए। अगर सच बोलना चाहिए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जरूरत क्या हमारे को फिर हमें कुछ छिपाना नहीं ना। सीक्रेट तो वो कंट्री रखती है जिन्होंने गलत काम किए, कि अमेरिका वाले जो थे वो इराक में गए थे, उन्होंने गलत बम फाड़ा, तो उनके रिकॉर्ड सीक्रेट है। हम लोग तो सारे गांधी भक्त हैं यहाँ पे, ये तो दूध के धुले लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये तो कोई झूठ बोलते नहीं, किसी को सच बोलते हैं। मैं तो, मेरा तो पूरा मानना है कि सारी कैबिनेट की मीटिंग सब लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए आज के जमाने में। छुपाने का मतलब क्या है? हम जब देश ही सच्चाई पे खड़ा है, जो देश गांधी जी के रास्ते पे ही खड़ा है, फाउंडेशन ही हमारी जो है कि सत्य और अहिंसा है, हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अंग्रेजों का बना हुआ क्यों यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया आप लोगों? आप सच बोलिए कि आप तो जो पुतिन साहब से आपकी बात होगी वो सारी की सारी हमको रिकॉर्डिंग चाहिए उसकी पूरी की पूरी, ताकि हम भी देखें कि हमारे रॉ आईबी वाले क्या बोलते हैं वहां जाकर के, क्योंकि है बड़े उस्ताद वो लोग, वहां उनकी जबान खुलती है कि नहीं खुलती है, कि तुम्हारी जबान सिर्फ वहीं खुलती है ढाका में जाकर के, या कहीं और भी खुलती है कि नहीं खुलती है। तो पूरा अकाउंटेबिलिटी चाहिए हम लोग की, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, और तुम्हारे पे बहुत गंदा एलिगेशन तुम्हारे पे लग रहा है कि तुम लोगों ने पूरा केस दबाया है पॉलिटिकल कारणों से। तो आई वांट कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी एंड एवरीथिंग हैज टू पुट इन पब्लिक डोमेन। क्या तुम्हारी बात पुतिन से हुई है, क्या हुई है, क्या उसने आंसर दिया और क्या तुमने रिटोर्ट दिया उसका, वो सारा का सारा लोखा जोखा, और आप उनसे बात कीजिए। तो ये मेरा मोटा मोटा इस किताब में हमने बना करके पूरे हमने डॉक्यूमेंटेशन से दिखाया है कि सरकार ने अलग अलग टाइम पे 50 में, 60 में, 70 में कैसे हर पल पे उन्होंने धोखा दिया और लोगों को झूठ बोला है। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं जो फाइनल तीसरा मुद्दा है, विच इज दैट ऑफ गुमनामी बाबा। आपका कहना था कि रशिया जाना एक कंपल्शन था, बिकॉज अगर हमें आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना था तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि बोस, इट वाज ओनली ऑप्शन दैट बोस हैड टू फेन हिज डेथ एंड देन डिसअपीयर फॉर अ व्हाइल and continue to work towards the goal. Then there is a point where you suggest that he re-entered India. Yeah. And हम जिस स्टेट में बैठे हैं वहीं एक बहुत छोटा, उस टाइम तो आई थिंक इतने बड़े लेवल पे, विश्व के लेवल पे अयोध्या का नाम नहीं था, लेकिन फैजाबाद में वो एक गुमनामी बाबा के नाम थे। तो अभी आप बहुत बड़ा हो गया। आज से 20 साल पहले क्या था, मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले देखा था मैंने अयोध्या फैजाबाद, तब तो कुछ भी नहीं था जी। अभी तो 2 साल में पूरा चमत्कार हो गया वहाँ पे जी। तो उस जगह जाके कोई कहता है कि गुमनामी बाबा जो है वो है, और ही कुड बी सुभाष चंद्र। ऑब्वियसली आप देखिए, पहली चीज तो ये कि जब पहली बार गुमनामी बाबा का केस मुझे बताया गया जी, मैं दिल्ली का पैदा बड़ा हुआ आदमी हूँ, अंग्रेजी गाने सुनता हूँ, तो हमारे तो पहले जब किसी ने बोला तो मैंने उसको गाली देके भगा दिया हिंदुस्तान टाइम्स में कि क्या पागलबंदी की बात है, सुभाष बोस कहाँ से आ जाएगा फैजाबाद के अंदर। एंड वी जनरली हैव अ वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ पीपल, शहर वालों का दिमाग फटा हुआ था। दिल्ली के हम लड़के हैं, दिल्ली के ना, तो हम ये फीलिंग लोगों में आ जाती है कि हम तो शहर वाले हैं, ये तो गांव वाले आदमी हैं, हमें सब पता है, हम ये बेवकूफ़ आदमी हैं, इनको अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती। तो उस तरह का दिमाग हमारा भी खराब था उस जमाने में, नहीं समझ में आई थी, उम्र कम होती थी, इस तरह की बचपना होता है आदमी को। बाद में समझ में आता है कि भाई अक्ल सभी के पास में होती है, गाँव वाले भी सब वाले अच्छे समझदार लोग पूरे देश में हर जगह, हर कोने में, गाँव शहर में हर जगह आपको अच्छे लोग, समझदार लोग, आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे हर जगह मिल जाएंगे। पर उस टाइम बचपना था तो उस टाइम तो ऐसे मैंने भगा दिया गाली देकर। आज के दिन में मैं आपको बोलता हूँ, देखिए ऐसा है, अगर नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए ताइवान में, तो ही डाइड देयर। अब जो आदमी ताइवान में मर चुका है वो जिंदा होकर तो
रूस में नहीं आएगा फिर, तो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ हिज बीइंग अलाइव इन रशिया। अगर वो आदमी रशिया में मर गया 1900, अब कहते हैं स्टालिन ने मार दिया, स्टालिन की डेथ हुई है 53 में, तो जो आदमी 53 से पहले मर चुका है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंसान उसको फैजाबाद में देख लेगा 84 में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्रेडिबल एविडेंस निकल के आ रहा है कि लोगों ने उसको 84 में फैजाबाद में देखा है, उदय में देखा है, तो ऑब्वियसली वो पिछली कालें ठीक नहीं होगी, ना तो प्रियंका से मरे होंगे ना रशिया में मरे होंगे, क्योंकि अगर वो रशिया में मर चुके हैं तो यहाँ कैसे आ गए। तो अगर आप इन तीनों में से एक भी थ्योरी को साबित कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसमें यह है कि प्लेन क्रश की थ्योरी स्थापित नहीं हो पा रही, एविडेंस उसके खिलाफ में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रशियन एंगल में जो इंडिकेशन ये आ रहा है कि साहब वो रशिया में थे, रशिया में मरने का इंडिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की थ्योरी की स्टालिन ने, उनकी नहीं, उससे पहले लोगों ने बोला, बट स्वामी जी हमारे अभी समय में है, वो बोलते हैं कि स्टालिन के मरवा दिया उनको ये करके। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, और की तो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे इतने ज़बरदस्त पढ़े लिखे इंसान है वो करके, उनको बेसिक हिस्ट्री की समझ नहीं है कि जब तक स्टालिन रहा है रशिया का सर्वा, तब तक हमारे रिश्ते रूस से अच्छे नहीं थे, हमारे रिश्ते काफ़ी उनसे अच्छे नहीं थे। और हालत ये थी कि पंडित जी के बारे में उन्होंने अपशब्द बोले हुए ऑफिशियल रिकॉर्ड में, गाली गलौज किया उनके बारे में। दूसरा ये कि पंडित जी ने पता नहीं फॉर वट एवर रीज़न, पहला हमारा जो एम्बेसडर रशिया में गया इंडिपेंडेंस के बाद में, भारत आज़ाद होने के बाद में, वो पंडित जी की छोटी बहन गई थी, और उनके बारे में काफ़ी अफवाहें हैं कि सुभाष बोस को पता लगाने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि वो शी रिफ्यूज टू कम बिफोर दी खोसला कमीशन, एंड वो एक अलग कहानी है, बट उनके बारे में अफवाहें हैं, आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अफवाहें हैं कि भारत के पहले एम्बेसडर लक्ष्मी पंडित और दूसरे एम्बेसडर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका नाम बहुत उछल गया उसके बाद में आने के बाद, उन दोनों को रूस सुभाष बोस के बारे में मालूम चल गया था। और लोग एलिगेशन लगाते हैं कि राधाकृष्णन को जब ये खबर हाथ में लग गई, तो लोगों का एलिगेशन ये कि उसके बाद ही उसकी गुड्डी चढ़ी है पूरे देश में आकर के, कि वो टीचर्स डे स्टार्ट हो गया और ये फलाना ढमकाना, तो लोग उसमें पॉलिटिक्स ढूंढते हैं बहुत सारी, कि क्योंकि राधाकृष्णन हमारे देश के एम्बेसडर थे रशिया में। तो एनीवे, तो वो उसमें रिकॉर्ड पे चले तो पहली हमारी एम्बेसडर भारत की रूस में लक्ष्मी पंडित जी थी, स्टालिन उनसे नहीं मिले कोशिश करने के बावजूद, वी वर नॉट विलिंग टू ग्रांट अ परमिशन थिंग। गांधी जी के मरने में भी खास रूसियों ने कोई ज़्यादा शोक नहीं मनाया, कोई उन्होंने मरने के 2 दिन बाद उन्होंने फूल भेजे थे मेरे ख्याल से। आपने देखा कोई रीलें देखी होंगी आपने, जब गांधी जी की अंतिम संस्कार हुआ तो काफ़ी लोग आए हुए थे, मेरे को लगता है रूसी उसमें नहीं आए थे, उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। पहले भी उन्होंने गांधी जी को रिएक्शनरी वर्ड यूज़ किया, उनके लिए रिएक्शनरी है, कोई खास इंपॉर्टेंस उन्होंने होती। तो इट मेक्स नो सेंस फॉर रशियन, स्पेशली फॉर स्टालिन, टू किल अ पर्सन फॉर अ पर्सन ही डज नॉट लाइक। On the other hand, Netaji is one person whom they were supporting even earlier. They saved his life earlier. तो पहली बार नहीं, वहाँ रूस में 41 में भी गए थे, रशिया से भी गए थे, तो रशिया ने उनकी अपनी जान बचाई हुई है। वो खुद अपने आप आपके पास अजाइलम के लिए आए, विच उसका भी एक अलग एविडेंस है कि सुभाष बोस ने रशियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है अक्टूबर 44 में कि मुझे आपकी मदद चाहिए फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इट्स नॉट एडिंग अप एट ऑल। सो ओनली एविडेंस विच आई कैन सी एज अ जर्नलिस्ट, as a former journalist and as a researcher, that as far as I am concerned, Subhash Bose was in Russia after his death, which is what Netaji's wife also believed, and so others also did. अभी पलटे मार गए, लेकिन सबका विश्वास है कि रूस के अंदर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि रूस में मारे जाने वाली बात जो सुनने में लगता है कि बहुत पॉसिबल है, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी भी खबरें मिलके आ रही हैं वो सारी की सारी वो ये शो कर रही हैं कि रूस ने उनको शेल्टर दिया है, मारा नहीं है। अब प्रॉब्लम निकल के ये आ रही है कि जब आप, मैंने कहा कि आप जब देखते हैं तो गुमनामी बाबा के स्टोरीज बिल्कुल फूहड़पंती लगती है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने गाली ग्लॉस लेके मंगा दिया था बंदे को पहली बार सुनकर उसका नाम। तो लेकिन अगर आप जब इसको एविडेंस के तौर पे देखेंगे, एविडेंस, अब उसमें अगेन बिलीफ को मार दो गोली की, तुम्हारा विश्वास है नेताजी हम थे, मेरा विश्वास क्यों मारो गोली यार, मैं आपको एविडेंस बता रहा हूँ। उसमें एविडेंस जो है वो 3 कैटेगरी में आता है। पहली कैटेगरी आती है आई विटनेस अकाउंट, और ये जस्टिस मुखर्जी एडमिट कर रहे हैं। मैं लेट मी कोट जस्टिस मुखर्जी रिपोर्ट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। जस्टिस मुखर्जी की जो रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि there were people who met Netaji, who knew him and who also knew this man. Okay. There is credible eyewitness account evidence कि वो सुभाष बोस। Okay. मैं जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में है, तो उसमें ये credible eyewitness विटनेस, उसमें कोई there's no reason to not believe it. Because for example, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा था नोएडा में और ये भाई ने मेरे सामने गोली चलाई, वो भाई मर गया, और कोर्ट में जाके मैं बोल दूं तो भाई को फांसी हो जाएगी। ये है आई विटनेस अकाउंट की इंपॉर्टेंस। और हमने अपनी किताब में, पिछली वाली किताब में दिखाया भी है, आई थिंक कोट किया होगा
कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में की रूलिंग है कि अगर आई विटनेस क्रेडिबल अकाउंट में और मेडिकल एविडेंस में क्लैश हो जाए तो क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट को ऊपर माना जाएगा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने चाचा को यहाँ देखा था और आप मुझे बोलोगी कि वो जो डीएनए की रिपोर्ट कहती है कोई और, बट यू कांट इग्नोर, आई नो माय चाचा स्टैंडिंग देयर, so there is also ground for, unless until you prove that my evidence is nonsense, yeah, I'm making up a story. So if your evidence is considered to be credible, then even a medical evidence cannot stand. Then I would find fault with your evidence because I have no, I mean, if suppose you admit that my evidence is clear, तो वो है। तो ये, और दूसरा है कि जो गुमनामी बाबा जिसको बता रहे हैं उसके पत्राचार जो हुआ है लोगों के बीच में, खासकर कलकत्ता में जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में लोग आते हैं, वो उसको प्रूव कर रहा है कि आई विटनेस अकाउंट ठीक है। अच्छा। तो आई विटनेस अकाउंट विटनेस मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है लेकिन पत्राचार में ये भी कहा गया है कि आई थिंक जो वो है राइटिंग है ना, आई एम कमिंग टू दैट, वो फोरेंसिक आ गया, थर्ड इज द फोरेंसिक एंगल, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फोरेंसिक में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि फोरेंसिक में वहाँ पे जस्टिस मुखर्जी वांटेड टू डू लिफ्ट फिंगरप्रिंट्स, ओके, तो वो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें, तो आई वुड पुट द ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं पुट है। फोटोग्राफ गुरनामी बाबा की कोई है नहीं, ठीक है, तो वो भी उड़ गया, आपका फोटोग्राफ भी नहीं है, फिंगरप्रिंट भी नहीं है, तो दो ही चीज़ जाती है, डीएनए और हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग वहाँ पे 3 भाषाओं में मिली थी, बांग्ला में, इंग्लिश में, हिंदी, संस्कृत वगैरह में होगी, और थोड़ी और लैटिन में कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में उधर कागज के ऊपर नीचे लिख दिया होगा करके, वो सब था वहाँ पे। उसमें से हिंदी तो उड़ा दिया बिल्कुल, सुभाष बोस को हिंदी की हमें अवेलेबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स को, और इसकी गुमनामी बाबा को हिंदी नहीं लिखनी आती थी। मैं खुद हिंदी बोलने वाला हूँ, हिंदी भाषी हूँ, तो वो बेसिकली करते क्या आते हैं कि वो इस उसमें आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आदमी अंग्रेजी में सोच रहा है और हिंदी में लिख रहा है। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं और जो फ्रेजेस होती हैं वो बिल्कुल वो अंग्रेजी स्टाइल में लिखा था उसमें, और उसमें जो उनके शब्द होते थे दुनिया भर के उर्दू के और बंगला के वर्ड्स आ रहे हैं हिंदी में। तो ऐसी हिंदी कोई ऑब्वियसली नहीं बोल, वो बंगाली से में कोई डिस्प्यूट नहीं, लेकिन बंगला के सैंपल अवेलेबल है, नीता जी के उनके अवेलेबल है, और इंग्लिश के सैंपल अवेलेबल है। तो जिस और डीएनए के नाम पे वहाँ पे उन्होंने एक माचिस की डब्बी मिली थी और दांत थे, और ये अजम्पशन था कि दांत होने के, उनके घर में तो नहीं कि दांत होंगे। अब लीगली आप कह सकते हो, कोर्ट ने बाद में कहा भी कि वो ये प्रूफ नहीं है, बट लेट्स अज्यूम एंड आई से कि आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट दीस आर हिज टीथ। तो वो 5 दांत मिले थे। तो इन दोनों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लैब्स हैं उनकी नेगेटिव, मतलब सरकारी रिपोर्ट्स जो लैब की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अच्छा। इसके बेसिस पे जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दिस मैन इज नेताजी। तो इसका इंटरप्रिटेशन सब लोगों ने, खासकर जो हमारे बंगाली भाई हैं बहुत समझदार हैं, वो ये निकालते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने रिजेक्ट करा है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस टू शो दैट दिस मैन इज नेताजी। दैट इज टू से इन अदर वर्ड्स देयर इज एविडेंस बट इट इज नॉट क्लिंचिंग। कि वाकई आई विटनेस अकाउंट तो है, वो कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री भी है, वो कह रहे हैं, सिर्फ फोरेंसिक जो है वो डॉक्यूमेंट्री और उससे बढ़ गया करके ना। अब उसमें कहानी निकल के आती है कि मैं एज ए पत्रकार के तौर पे इनको चेज कर रहा था उस टाइम। तो मुझे साल 2003-4 में, मतलब मेरे दोस्त हैं जो डीएनए एक्सपर्ट हैं, एक बैगेट की रिपोर्ट भी है। मैं वो बात की मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त, मैं आपको 2004 की बात कर रहा हूँ, मेरे आज के दिन में मेरे दोस्त जो है डीएनए एक्सपर्ट है, ठीक है, मैं लोगों को जानता हूँ, डॉक्टरों को जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, नीता जी की वजह से मुझे बहुत लोग जानते हैं। तो इतना बेवकूफ तो मैं हूँ नहीं कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट डीएनए के आगे मैं सोलू क्यों चेज कर रहा हूँ। वो तो कोई भी, मेरे ख्याल से राठी ने भी बात बोली होगी ना कि डीएनए मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे पता है, थोड़ी बात मुझे भी समझ है, मैं भी थोड़ी बात यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ कि डीएनए की रिपोर्ट अगर मैच नहीं कर रही, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, और हमने अपनी जो पिछली वाली किताब है डिटेल में और समझाया बात को। वो ये है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे को कमीशन को हम, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था उस ज़माने में, जब तक रहा था, तो कमीशन के सोर्सेस ने ही हमको बताया कि हमको ये गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रही है और ये रिपोर्टें गलत है। तो ये इंडिकेशन वहाँ से है। बाद में मैं आपको, क्योंकि पहले मैं बोलता नहीं था, क्योंकि मैं कोई भी अगर व्यक्ति, हमारे को बहुत लोग मिले इतने लंबे दौर में, बड़ी बड़ी पोजीशंस में लोग मिले, कोई आईबी में थे, कुछ में लोग कई बातें बताते हैं प्राइवेटली। तो ऑब्वियसली अगर कोई बात कोई प्राइवेटली मुझे बताता है, खासकर सरकारी कोई रह चुका है बहुत बड़ा अफसर, कोई आईबी का डायरेक्टर रह चुका है, वटेवर, या कोई और रॉ का चीफ रह चुका, किसी ने मुझे भाई बंदी में या किसी ने प्यार से कोई बात बता दी, तो ऑब्वियसली इसको मैं किताब में लिखूंगा नहीं कभी। तो हमने जस्टिस मुखर्जी से बात होती थी, लेकिन 2010 के बाद वो खुल के बात करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने 2010 के बाद में हुआ क्या था कि एक तो गलती से उनका एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में,
जहां वो बंगला में साफ बोल रहे हैं कि आई एम 100% कन्विंस कि वही आदमी सुभाष बोस थे। अच्छा। और जो बात का क्वेश्चन नहीं दिखाया उसमें था कि बट ही कुड नॉट प्रूव इट बिकॉज ऑफ सुभाष बोस फैमिली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने लगाया एलिगेशन कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज करी है, वो भी इसमें बात पूरी वीडियो के टेप में, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पोर्शन जो है ना वीडियो में दिखाया गया। निकालने वाले ने कुछ होशियारी करी तो ओनली छोटा सा पोर्शन दिखाया, बट एनीवे वो पोर्शन अवेलेबल है कि आई एम 100% कन्विंस ही वाज द सेम पर्सन। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज पुराना जिसने नेताजी की इंक्वायरी करी है, अगर आज वो खड़ा होकर बोल रहा है, पकड़ आ गया गलती से बोलता है प्राइवेट डिस्कशन में कि आई एम 100% कन्विंस कि वही सुभाष बोस थे, तो दिल्ली में किसी के कान खड़े नहीं हुए। किसी होम मिनिस्टर ने नहीं पूछा कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो, आपकी रिपोर्ट में तो लिखा था, हम पता लगाते हैं क्या बात है। आप भी सोचे अगर आप होम सेक्रेटरी हैं, आप होम मिनिस्ट्री में बैठी हुई हैं, आपको आज खबर लगती है कि टाइम्स नाउ, अब ये कोई चैनल छोटा मोटा भी नहीं है, टाइम्स नाउ में एक फिल्म दिखाएगी नेताजी की डेथ के बारे में, जहाँ पर ये जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी बोल रहे हैं कि आई एम 100% कन्विंस कि वही थे नेताजी। तो आप एज ए होम सेक्रेटरी या होम मंत्री क्या करोगे? आप बोलोगे भाई ये क्या चक्कर है, ये इतना बड़ा जज है, इसका रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, शरीफ आदमी है, तो इनको बुलाइए हमारे पास में कि क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं। मैंने सरकार की ये जितनी फाइलें पढ़ी हैं, अब इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन से अगर आप वो फाइलें पढ़ेंगे, उनके लिखने का तरीका, उनके लिखने का स्टाइल, जिस तरीके से उन्होंने केस को अप्रोच किया है, इट इज़ बेसिकली मोटिवेटेड बाय कवर अप, कि जो बात निकले उसको दबा दो, जो बात निकले दबा दो। उनका इंटेंशन इस केस को सॉल्व करना नहीं है कभी से। जैसे मैं आपको सोल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ कि हम वी आर विलिंग टू टॉक टू मैन, आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल, मैं तो बहुत लंबा, जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इससे कैसे इन्होंने कितने गलत काम इन्होंने करे। भारत सरकार को मुखर्जी कमीशन ने बोला कि अमेरिका से रिकॉर्ड चाहिए इसके बारे में, कि अमेरिकन ने पहली इंक्वायरी की सुभाष बोस की डेथ के बारे में। तो इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया इशू को लेकर के, तो अमेरिकन वो बेचारे बड़े अच्छे हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं। उन्होंने बोला कि आप एक, उनका ही आइडिया था मेरे ख्याल से कि आप यहाँ से कोई भारतीय स्टूडेंट को, किसी स्कॉलर को यहाँ से हायर कर सकते हैं। वो हमारे आर्काइव, क्योंकि आर्काइव बहुत बड़ा हमारा, तो जो अमेरिका में जो नेशनल आर्काइव है मैरीलैंड के अंदर, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्काइव है। मैं भी वहाँ गया था, तो मैं 2 दिन में क्या कर सकता हूँ वहाँ पे, पर मैंने भी कभी माल मत्ता निकाल लिया वहाँ से 2 दिन में। निकालने वाला हो तो वो 1 दिन में निकाल लेगा, नहीं निकालने वाला 10 साल तक नहीं निकालेगा। तो वो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप ना कोई रिसर्चर यहाँ पे हायर कर लो, या कोई वो करके स्टूडेंट वगैरह को बोल दो, इंडियन को वो कर लेगा। और ये डिक्लासिफाइड फाइल्स के लिए, जो सीक्रेट फाइलें हैं, उसके लिए हमारे अमेरिकन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, FOIA कहते हैं वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो सीक्रेट फाइल्स के लिए। तो इनका जो असेसमेंट था यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि ये सोल्यूशन है कि वहाँ की स्टूडेंट वगैरह को हायर किया जाए। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा ये स्टूडेंट का आइडिया किसका था, मुखर्जी कमीशन का था या अमेरिकन गवर्नमेंट का था, पर ये आइडिया आया था गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं होता इस बारे में। सुभाष बोस के बारे में इनके दिमाग गुंद हो जाते हैं लोग एकदम से। सारे आइडिया इनके सारे महात्मा गांधी के नाम पे निकालते रहते हैं, दुनिया में शांति लेकर आएंगे। नेताजी के बारे में कोई थॉट्स इनकी आती नहीं की, तो आइडिया सब इनको बाहर के लोग देते हैं कमीशन से। तो उन्होंने बोला कि आप ये ना किसी इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह को हायर करो। तो ये बात हुई है साल 2000 की, और कमीशन की रिपोर्ट आई है 2005, और 5 साल में भारत सरकार जो दुनिया की महाशक्ति बन के हो रही है, आप अमेरिका में एक स्टूडेंट को नहीं हायर कर सके जो इस पर रिसर्च कर सके। अच्छा, ठीक है, रिसर्चर मिल जाते हैं, हमने हायर किया था $500 पर डे का मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ। भारत सरकार एक बंदे को नहीं ले सकी, जबकि जितने मैं रिकॉर्ड अगर निकालोगे, जितने हमारे वो विदेश मंत्रालय में बाबू बैठे होंगे, सबके बच्चे अमेरिका बैठे होंगे इस टाइम पे। आधा को खानदान वहाँ सेटल हो रखा है, लेकिन अमेरिका में जैसी कंट्री में ये लोग रिसर्चर नहीं ढूंढ सके, एक इंडियन स्टूडेंट नहीं ढूंढ सके कि इसको बोल के कि भाई तू वहाँ जाकर के आर्काइव में जाके कागज सुभाष बोस के ढूंढ के हमको दे। ये वो देश है जो 250 कंट्री में गांधी जी की मूर्तियां छेप चुका है हमारे पब्लिक के पैसे में। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने CIA क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बोला, जो क्लासीफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, कि अमेरिका में जो FOIA जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको सीक्रेट, उसको पहले बताना पड़ता है कौन सा। अब कैसे बताएंगे डॉक्यूमेंट सीक्रेट है उसके बारे में मुझे कैसे मालूम? तो उन्होंने बोला इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टार्डी प्रोसेस, दैट इज आई थिंक लैंग्वेज दे यूजिंग, तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज द FOIA, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क। आई अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट, ठीक है। उस टाइम पे ये साल वही बात, यही 2004-5 की बात है, भारत सरकार नहीं कर सकी। मैं घूमता हूँ मेट्रो के अंदर, मैंने जाकर के मैंने और चंद्रचूड़ घोष ने कुछ पापड़ बेले, हमने CIA के 2 क्लासीफाइड रिकॉर्ड ढूंढ लिए। अच्छा, ठीक है, और हमने FOIA अप्लाई कर दिया वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने मना कर दिया CIA ने कि तो नेशनल सिक्योरिटी है अमेरिका की, हम नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट। फिर वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है कि आप अगर आपके
उससे खुश नहीं है उनके 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 उसके आंसर से, तो यू कैन मेक एन अपील इन द, वो उनका बोर्ड बैठता वहाँ पे, तो उनके सीआईए के बोर्ड को अपील करी और उसमें हमने रीजनिंग गिनाया कि आप हमको इन कारणों से कृपा करके हमको दे दो। तो हमने बेसिकली आर्गुमेंट दो लगाए थे कि हमको एजेंट का नाम से हमें कुछ लेना नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के दो ही प्रॉब्लम होते हैं, तो अपने एजेंट का नाम नहीं बताएंगे, दूसरा कैसे उन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट की थी उन्होंने वो नहीं बताएंगे, हमें वो चाहिए भी नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न विद इंटेलिजेंस, आई एम नॉट इनटू इंटेलिजेंस, आई एम ओनली मैं इनटू डीक्लासिफिकेशन का इंटरेस्ट है। तो हमने कहा जी हमें उसका कोई मतलब नहीं, आप उसके नाम से हम छिपा लो, हमें एजेंटों से हमें कुछ लेना नहीं है, कैसे ढूंढा वो ना वो आपकी प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ रिकॉर्ड दो। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड जो है उन्होंने वो करके काला कर दिया, रिडक्शन कहते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, दे दिया। उसमें से एक रिकॉर्ड 1950 का था जहां उन्होंने इंटेलिजेंस पिकअप करी कि भारत में हाई सर्कल पे र्यूमर है कि सुभाष चंद्र बोस रूस से भारत आने वाले हैं। अच्छा, ऐसा कुछ की बात वहां अफवाह उड़ी है, तो रूस के बारे में वो लोग ट्रैक कर रहे थे, तो वो उन्होंने इधर से 1950 ठीक है। तो ये उस तरह की बात वो और ये बात गलत नहीं थी अगर हम वो की सही देखें तो ये उन्होंने 50 का उन्होंने इसमें क्या नाम है ये सब चीजें निकली। तो मैं आपसे ये पूछा चाहूँ कि भारत सरकार जो है एक अमेरिका में रिसर्चर नहीं ढूंढ सकती, भारत सरकार अमेरिका में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढ सकती। ये बात दूसरी कि भारत सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उनके सबके बच्चे या तो बैठे वहाँ पे या बैठने की इच्छा रखते हैं। सबकी इच्छा भैया हाँ अमेरिकन तो ग्रीन कार्ड मिल जाए हमारे को, सारे तो जाते ही यहाँ से भागे होते हैं करके। तो वो प्रॉब्लम है कि ये आप ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं इनके 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 झूठों के, कैसे ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को बरकला रहे हैं पूरे इशू पे, गलत बातें बोलते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, ये उन्होंने हरकतें वहाँ पे की। तो वहाँ पे हमें मालूम चल गया था गोइंग बैक टू द डीएनए कि वहाँ गड़बड़ हुई है। उसके बाद से हमने अपने एविडेंस निकाले हैं, ये हमारी किताब कैलेंडर में हमने दिए हुए हैं और उसमें दिया हुआ है कि हमने फॉर एग्जांपल बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन टू द पॉइंट जैसे आपने रेफर किया कि एक रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलकत्ता की। जब कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है तो मैं उसको उम्मीद करूंगा कि वो कम से कम 2-3 कुछ डिटेल देगा क्यों हैंडराइटिंग मैच कर रही है, ऐसे लिख देगा। उसने एक ही पन्ने में लिख दिया हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है, छुट्टी। मैं यूएस में गया तो वहाँ लोगों ने ऑफर किया कि हम हेल्प करते हैं, हम कराते हैं डीएनए टेस्ट। मैंने कहा मेरे पास कोई सैंपल नहीं है डीएनए का, लेकिन हैंडराइटिंग कराओ। तो हैंडराइटिंग हमने करवाई वहाँ पे गुमनाम की, वो एक और बैगेट साहब है टेक्सास पे, उनको नहीं पता है केस क्या, उनको नहीं मालूम था, सिर्फ उनको 2 सैंपल हैंडराइटिंग के अलग अलग दिए। सुभाष चंद्र बोस के सैंपल हैंडराइटिंग के हमने कलकत्ता के नेताजी से ब्यूरो से उठा लिए। आपकी किताब में इनफैक्ट एज इज उनका मेंशन है। हाँ फोटो लगा रखी है उनके डॉक्यूमेंट वो सब लगा रखा है, बाद में उनके टीवी के बाइट भी उनके। तो उनको उन्होंने 49 पन्ने की रिपोर्ट दी, डिटेल रिपोर्ट की मैच कर दी। अब आप बताओ कि 2 पन्ने की 3rd क्लास रिपोर्ट भारत सरकार, मतलब 2 पन्ने की 3rd क्लास रिपोर्ट फ्रॉम द सरकारी साइट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होगा फॉर द सेलिब्रिटी, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट अमेरिकन जिसका कुछ लेना देना इस केस में नहीं है, वो डिटेल में 49 पन्ने की रिपोर्ट दे रहा है। ये 2 रिपोर्टें अगर मैं किसी बाबू के सामने रखूं जो बैठे हैं साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में, जिनका खानदान बैठा अमेरिका में वहाँ या जाने का अधूर है कि मेरे को कल वीजा लग जाए, ये कौन सी रिपोर्ट को मानेंगे? तो इनको पता नहीं चला, टीवी में खबर दिखाई बाद में, क्यों नहीं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया? भाई ये तो नेशन का कॉज है, हमें दीजिए रिपोर्ट, हम परस्यू करते। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम निकाल करके हम पब्लिक में टीवी में दिखा रहे हैं। हमको दुश्मन थोड़ा देश के, हम भी तो देश पेट्रियोटिक लोग हैं। हमें क्यों नहीं गृह मंत्रालय ने हमको पूछा कि आपने ये रिपोर्टें निकाली थी, कॉपी प्लीज हमको भेज दीजिएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखूं। तो ये प्रॉब्लम आ रही कि इनका पूरा छुट्टा पता। तो सीधे शब्दों में आपको डीएनए की और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट झूठी थी। अच्छा। तो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये साबित करने के लिए बेसिक एविडेंस जो है कि डीएनए और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें पुल्लम पुल्ला प्रॉपर डिबेट पे मैं तैयार हूं कि सरकारी रिपोर्टें झूठी थी। आ जाओ उस पर डिबेट में ले आओ अपने एक्सपर्ट, हम भी अपने एक्सपर्ट लेकर आएंगे। पर आपका कहना है कि चलिए ठीक है, कांग्रेस का तो एक कारण था कि वो नेहरू की जो उन्होंने बोल दिया पब्लिकली, उसको दे वर टोइंग द लाइन। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो हमारे यूपी में योगी जी हैं, सेंटर में मोदी जी हैं। दो चीजें, पहली बात तो ये कि जब भी हम ये बोलते थे कि नेताजी, ये गुमनामी बाबा की थ्योरी सुनने में बहुत लगती है पड़े, लेकिन ये सच है, तो लोग कहते थे मैं नहीं मानता। ठीक है, जब मैंने एविडेंस हाजिर कर दिया तो फिर वो गोल पोस्ट चेंज जाती है, कहते हैं अच्छा वो फिर मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा, तो आप फिर भी नहीं मान रहे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 अलग कहानी है। पहले हमें ये देखना है कि क्या गुमनामी बाबा नेताजी थे या नहीं थे, या गुमनामी बाबा किसी आईबी ने प्लांट किए थे जो कई लोग बोल रहे हैं, क्या इन कहानी में सच क्या है। अगर ये स्थापित हो जाता है, या मुझे लगता है, स्थापित का मतलब मुझे लग रहा है कि रीजनेबल एविडेंस है, वो ये दिखाता है कि नेताजी नहीं थे,
मैं कहानी वहाँ बंद कर दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता वो बाहर क्यों नहीं आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, पंडित जी क्या बोलते हैं, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जब वो आदमी नेताजी नहीं है, जैसे शॉलमानी सुभाष बोस नहीं था, तो वो कहानी वही खत्म होगी, मुझे उसको क्या मतलब, बाकी क्वेश्चन अपना खत्म हो गए। लेकिन अगर ये स्थापित हो जाता है कि वो नेताजी थे, देन द क्वेश्चन विल अराइज कि व्हाई ही डिड नॉट कम आउट एंड व्हाई गवर्नमेंट इज बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन ये सेटलमेंट हुआ नहीं, लेकिन इसको सेटलमेंट को रोकने के लिए इन क्वेश्चन को उठाना पहले क्यों हुआ, क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल के लाई, ये क्यों नहीं है, ये क्यों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें ये आता है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी अगर बन जाती है तो चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि साल पंडित जी ने स्टेटमेंट दिया, नेताजी मर गए, ठीक है। उसके बाद में 1947 में भारत सरकार ने एक डिक्लेरेशन दे दी कि भारत की आज़ादी जो मिली है वो अहिंसा से मिली है, कि हमने एक ऐसा जादू हमने किया पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ नहीं, कि हमने शांति, हम बैठ गए धरने में और दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो यहाँ से अशांति से डर के भाग गए। अब वो उसके बाद से भारत सरकार की स्टेट पॉलिसी बन गई। उसके बाद जो कई लोग पावर में आए हैं, मेरा मानना है और शायद मैं कि वो लोग इस बात को नहीं मानते कि शांति से हमको इंडिपेंडेंस मिला है, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी सारे प्रमोट करते हैं उसको, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रही है कि सच को ना बताने के कारण सन 46-47 में कुछ और थे, शायद नेताजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं बोला गया कि अगर हम बोलते हैं और रूस में तो उनको मार दिया जाएगा, हो सकता है ये भी कहानी, मुझे नहीं पता। तो 46, 47, 48 की दुनिया कुछ और थी, 50, 51, 52 की दुनिया कुछ और थी। तो हर एक समय पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग कारण बनते गए किस, और वो तो उससे चीज कॉम्प्लिकेशन होती गई। तो जैसे उसमें आपको ये जानना जरूरी, जैसे जिसको हम जैसे ये बोलना कि गुमनामी बाबा थे वो फैजाबाद में थे, तो उनका नाम गुमनामी बाबा नहीं था, वो गुमनामी बाबा नाम का शब्द 1985 में मीडिया के लोगों ने क्रिएट किया था। उनको कभी उस नाम से लोग नहीं जानते थे, उनके जीते जी। जनरली जो उनको लोग बोलते थे भगवान जी वर्ड उनको इस्तेमाल करते थे। और दूसरा है कि वो फैजाबाद में आखिर में आए थे। फैजाबाद से 10 साल पहले वो अयोध्या में रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद इकट्ठा ही है, लेकिन वो 4-5 किलोमीटर का फर्क है, दिल्ली गुड़गांव नहीं, उससे कम होगा। तो वो अयोध्या में 10 साल थे, उससे पहले बस्ती में थे, नैमिषारण्य में थे, लखनऊ में थे। तो वो ये बड़ा अजीबो किस्म का आदमी था जो बच के भाग रहा था सबसे कंट्रोवर्सी से। शक्ल किसी को दिखानी नहीं, अपना ये है वो है, लोग उससे मिलने आ रहे, जो क्या करते गए। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है वो आई विटनेस अकाउंट में, कौन मिलने आ रहा है कलकत्ता से। तो ही वॉज नॉट इन वन प्लेस, ही वॉज हाइडिंग एंड ही वॉज इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ही वॉज लास्टली इन फैसल फॉर 2 years इन दैट प्लेस वेयर ही डाइड। नाउ उनसे जब लोग पूछते थे कि भगवान जी आप क्यों नहीं बाहर निकल के आते, तो उन्होंने ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, और मैं निकलूंगा तो सैंक्शन लगेंगे हमारी कंट्री में मुझे हैंड ओवर करने के लिए, और जनता जो है मेरी वजह से पिसेगी, और मैं जो भी काम देश के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी मेरे बाहर निकलने की बात मत करो। गुमनामी बाबा के बारे में जो नॉलेज है मुझे या चंद्रचूड़ को, उसके हमारे 3 सोर्सेस हैं। एक सोर्स आता है जो भगवान जी गुमनामी बाबा के हाथ के लिखे हुए लेटर है। दूसरा ये कि गुमनामी बाबा ने लेटर लिखा किसी और व्यक्ति को, और वो व्यक्ति भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, और उसने अपनी हैंडराइटिंग में वो लिख दिया, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरी हैंडराइटिंग जो है आपने रिटेन नहीं करनी है। ही वाज वेरी क्लियर अबाउट हाइडिंग इज व्हाटएवर। तो वो दूसरा हो गया। तीसरा है कि उनके कुछ खासम खास जो लोग थे उनको अलाउ था कि जब वो बात कर रहे थे तो उनके नोट्स लेते थे मिनिस्ट्री के। अच्छा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आई तो लोग उनसे मिलने गए अयोध्या में, वो भरमकुंड गुरुद्वारा के आसपास में थे उस टाइम पे। तो उनसे पूछा कि उन्होंने पूछा कि नाउ दैट दिस न्यू गवर्नमेंट हैज कम, व्हाई डजंट द न्यू गवर्नमेंट आस्क यू टू कम आउट एंड टेक योर राइटफुल प्लेस? क्यों नहीं सरकार आपको बोलती कि आप निकलें और अपना स्थान ग्रहण करें? तो ही सेड इफ आई केम आउट लॉट ऑफ इनोसेंट्स विल डाई, कि अगर मैं निकला बाहर तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे देश में। उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए आप, मतलब इस देश में अगर नेताजी के 4 सपोर्टर हैं तो नेताजी के दुश्मन भी तो कम नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि 1981 में नेताजी बाहर निकलाते हैं, आपको लगता है कि सारे बंगाली घरे कलकत्ता वाले बड़े खुश होंगे? आप बाकी केस को छोड़ दीजिए, जब मैं आप नेताजी के होम स्टेट की बात कीजिए कि अगर 1981 में सुभाष चंद्र बोस बाहर निकल के आ जाते हैं तो क्या आपका यह मानना है कि सारे के सारे बंगाली बड़े खुश होंगे? जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग एलीट है वहाँ के कम्युनिस्ट, जो उनको पहले तोजो कुकुर बोलते थे, तोजो कुत्ता उनको बोलते थे, तोजो का गधा बोलते थे, गाली दिया उनको बैठ करके, आपको लगता है कि वो सुभाष बोस के निकलने से बड़े खुश होंगे? वो जो अहिंसा के पुजारी जिन्होंने दिल्ली में कत्लेआम किया था 84 में, वो क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? वो आके बोलेगा ना कहाँ थे, क्या रशिया में था, फिर आपने बताया नहीं किसी को? कहते हाँ बताया था, चिट्ठी भेजी थी इनको मैंने यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं आंसर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस कोई
संभल का केस तो नहीं है ना, तो ये तो लोकल कोई एमएलए की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो उसके तो एक ही मुंह से एक शब्द निकलेगा, उसका मीनिंग निकलेगा। कल को तो वहाँ पे वो जब बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। खून तो उसने कहा कि मेरा निकलना खून खराबा देश में, तो इसलिए कि उनके तो ये नोट्स आते हैं। फिर एक होता है कि वर्बली यू रिकॉल, जैसे आप हैं, आप उनसे मिले, आपको याद है कि आपने क्या कहा था, उसमें हमें हमारी ग्रेडेशन ये है कि मान लीजिए आप रैंडम पर्सन है, आप यूपी के लोग हैं, आप या कहीं और के लोग हैं, लोगों ने बहुत जगह जगह मिले, तो उसमें जो जो बहुत खास थे उनको हम अलग रखते हैं कि उनकी उनकी मेमोरी या उनका बोलना ज़्यादा अच्छा है। कोई रैंडम पर्सन का भी एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका भी हम लेंगे, बट तो ये सोर्सेज है। तो वहाँ पे ये लबो लबाब निकल के आ रहा है। उन्होंने वर्बली बोला था कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, लोग मेरे से परेशान होंगे। और उसमें एक कहानी वो जो बता रहे हैं, जो कहानी का खांचा जो है, जो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, जो हमारी किताब कैलेंडर में डिटेल में हमने पूरी समझाई है विद एविडेंस, वट एवर एविडेंस और वट एवर डिटेल्स विच आर अवेलेबल। वो ये है कि उन्होंने ये बोला था कि वही कि उनको मालूम था कि लड़ाई खत्म होने वाली है, लड़ाई में जापानी हारने वाले हैं। उनको आगे की लड़ाई लड़नी थी, आगे काम कोई भी नहीं चाहता आदमी खत्म हो जाए। तो उन्होंने कोशिश की कि कहाँ एक्सप्लोर करें, अलग अलग ऑप्शन थे, तो रशिया का एक्सप्लोर अच्छा था। उन्होंने बात बोली कि दिसंबर 44 में रशिया में वो सीक्रेटली गए थे, प्लानिंग मोटी मोटी वहाँ हो गई थी। आखिर में कुछ एजुकेशन में हेरफेर हुआ प्लानिंग में, लेकिन मोटा मोटा प्लान उनका दिसंबर 44 में रेडी हो गया था। इंटेलिजेंस के हमें फाइल में हमको रेफरेंस मिल रहा है कि नेताजी दिसंबर 44 में रशिया गए थे। तो ये बात गुमनामी बाबा में कह रहा है, वो अभी कोराबेट बहुत जगह कोराबेट हो रहा है, बहुत चीज़ों में कोराबेट हो रहा है, ना केवल भारत में, विदेश में भी। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ वो रशिया पहुँच जाते हैं और वहाँ उस बहुत डिटेल में उन्होंने साइबेरिया के बारे में बातचीत की है कि गुलाग में कैसे काम होते हैं, कैसे वहाँ की इकोनॉमी चलती है। तो उनके एक शब्द थे कि स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माय ओन पीपल डिड। स्टालिन ने मुझसे दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे देश के लोगों ने किया मेरे साथ। वो फिर है, फिर वो उन्होंने कोई पूरा मुझ पर, मेरे पास में कहानी पूरा पतला डिटेल नहीं है, लेकिन कोई साइबेरिया में कोई ऐसा कोई इशू था जो स्टालिन नहीं हैंडल कर पा रहा था, इनको दिया गया, इन्होंने उसको अपना तरीके से हैंडल करा कि उसके बाद में वो कहते हैं कि उनकी अगर शुरुआत में कोई प्रॉब्लम रही भी हो, उस स्टेज के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर वो रशिया के हाईएस्ट लेवल में उनका उठना बैठना था, क्रेमलिन वो जाते थे बीच बीच में, और उन्होंने वहाँ पे बहुत अनबिलीवेबल उन्होंने क्लेम ठोके इनके बाद एक कि वो ही वाज गाइड हेल्पिंग रशिया and in the sense that he held the Americans responsible for the defeat of the INA। and उन्होंने कहा कि जो रशिया में जो कोविड ऑपरेशंस होते हैं जो रशियंस ने चलाए हैं, उसमें उन्होंने पूरा हिस्सा लिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते थे कि वो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कोरिया, उनके बारे में, लड़ाइयों के बारे में, अपने प्रेजेंस के बारे में बात की कि मैं वहाँ पे था, मैंने हो ची मिन को ये बोला, उसको ये बोला। तो ये इस तरह की बात है, वो कोविड ऑपरेशंस की बात करते थे। और उसमें ये भी था कि वो लगातार भारत में नहीं रहते थे और लगातार यहाँ नहीं रहे हैं, बीच में वो साधु वेश में या किसी और वेश में भारत में अलग अलग जगह पे घुमा करते थे, खासकर हिमालय पर्वत में अलग अलग जगह पे जाते थे लोगों से। और इंडिकेशन तो राष्ट्रपति बनाने का भी दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे अलग अलग में घूमते थे। और उसके बाद में उन्होंने एक लेटर में लिखा हुआ है कि जब से भूत, अपने आपको भूत बोलते थे, मृत भूत या भूत, कि जब से भूत या डेड मैन अपने को बोलते थे, कि जब से भूत वापस आया है देश में, तो 63 तक उन्होंने बोला 25 बार में बाहर गया। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा जहाँ, ये जो उनका रीज़न था कि ये जो रहे हैं वो लखनऊ में या उसके आसपास में और इधर फैजाबाद में, ये सारे इलाके नेपाल बॉर्डर से 2-2.5 घंटा की दूरी पे है मुश्किल से। और नेपाल बॉर्डर आज के दिन में ओपन है। 60-62 में कोई बॉर्डर नाम की चीज़ नहीं, तो आराम से कोई व्यक्ति वहाँ से नेपाल क्रॉस करके कभी जा सकता है। तो वो यहाँ से बाहर निकल जा रहे थे। और उन्होंने बोला कि 2-3 आदमियों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, डमीज़ को, वो मैं जब जाता हूँ तो मेरे वो जगह लेके, तो किसी को नहीं मालूम चलता कि मैं निकल गया हूँ। तो बीच बीच में बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जाके, वियतनाम वगैरह में मैंने तबाही मचाई है, और विदेशों में कुछ सरकारों को मालूम है कि मैं जीवित हूँ, उन्हें ये नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, तो मुझे ढूंढा जा रहा है, लेकिन मैं अपने ही देश में रहूँगा, तो यहाँ पे रुका। तो ऐसी उन्होंने एक बात बोली। तो अगर वो बात सच है कि उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने दूसरी कंट्रीज को हिट किया, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है भारत सरकार के लिए आज के दिन में निकालना। जब हम चाह रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ में और कंट्री से अच्छे रिश्ते बन जाए, तो उसमें एक प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बेकार का होगा। और एक बात और भी है, वो आप छोड़ दीजिए, मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में कोई इसको इशू को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ये सब पुराने उनके लिए गड़े मुद्दे हो गए, उनके लिए फर्क पड़ता नहीं, और एक एकेडमिक इशू है। तो आई डोंट थिंक सो, इवन इफ एवरीथिंग गुमनामी बाबा सेड वाज ट्रू, अज्यूमिंग, क्योंकि मैं प्रूव नहीं कर सकता जो सारी बातें बोली सच बोली, बिकॉज आई हैव रीजंस नॉट टू बिलीव ऑल्सो, वो मैंने बुक में डिटेल भी दे रखी है मेरे। तो अगर मान भी लिया जाए जो सारी बातें उन्होंने बोली है सच है, उसके बावजूद मुझे लगता नहीं कि अमेरिका वगैरह में कोई आज के दिन में कोई इशू बनाएगा। तो ये सिर्फ जो भी प्रॉब्लम है वो इंटरनल हमारे भारत का डिसीजन है,
इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और भारत में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मुझे बहुत साल पहले किसी ने पूछा था कि अगर हम इसको इलेक्शन में निकाल दें बंगाल में तो क्या वोट मिलेंगे। मैंने कहा बंगाल में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आज उसके नाम पे तो एक कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में एक ये फीलिंग है कि इतने बड़े हम केस को खोल दें, बस में इतना लफड़ा है इसके अंदर, और उसका कुछ हमें पॉलिटिकल फायदा हमको नहीं मिलेगा। कोई वोट तो मिलेगा नहीं, सुभाष बोस किसी के नाम पे वोट तो मिलेगा नहीं कोई आपको, मीडिया में खबरें मिल जाएंगी, टीआरपी मिल जाएगा, लेकिन सरकार वोट नहीं मिलेगा। सरकार तो बेचारे नेता तो वो भी कोई मजबूर है, वो भी क्या करें, उनको तो वोट चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। तो उनका कहीं ना कहीं ये असेसमेंट है कि इससे को वोट नहीं मिलने वाला, तो इसको क्या बेकार में गड़े मुर्दे खाड़ के बेकार में अपने, और ऊपर से बर्बाद, ऊपर से गांधी वांधी का नाम भी खराब हो जाएगा, तो इस चक्कर में उसको नहीं खोलना चाहते। मेरा उसमें मानना है कि कम से कम बीजेपी के पास में वो रीज़न नहीं है। उसके 2-3 कारण है। पहली बात तो ये कि देखिए ऐसा होता है कि मुद्दे डायरेक्टली वोट मेरा मानना मिलेगा उनको, क्योंकि भाजपा की एक इमेज है पूरे देश में, राष्ट्रवादी पार्टी है। अब डायरेक्टली कश्मीर में क्या हो रहा है उसका तो वोट कोई देगा नहीं आपको, लेकिन एक कश्मीर का मुद्दा भाजपा ने उठाया, सबसे अलग उठाया, 370 को हटाया। तो मैं आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को इलेक्शन में फायदा नहीं पहुंचा, 370 का पहुंचा है, क्योंकि उनकी इमेज क्रिएट होती है, उन्होंने अच्छा काम किया। एक तो ये कारण है कि आप लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस इशू को सारी गवर्नमेंट ने सबने दबा दिया, आपने खोल दिया। और मोदी जी इस बारे में जाने जाते हैं कि मोदी जी में वो हिम्मत है जो कोई नहीं कर सकता, मोदी जी कर सकते हैं। तो एक तो ये, और अभी भी मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, और किससे मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज पाटिल और मनमोहन सिंह तो नहीं है कम से कम, मुझे तो बात तो वो हम तो उम्मीद कर सकते हैं उनके, हम प्यार पढ़ सकते हैं उनसे, और क्या करें कि मोदी जी और अमित शाह जी करवाइए काम। आप 70 साल से लोग जो है तंग बैठे, इतने लोग आए चले गए, इतना कुछ हो गया, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो एक तो ये, दूसरा की है कि एक और चीज़ जो निकल के आ रही है, जो मैं अभी समझा नहीं पा रहा लोगों को, वो ये कि जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ इधर उधर। उसमें एक बात से वो बहुत तकलीफ में थे, उनको बहुत तकलीफ हुई थी। वो था कि जिस तरीके से पार्टीशन के टाइम पे जिस तरीके से हमारी लेडीज़ के साथ हरकतें उल्टा सीधा हुआ है, खासकर बंगाल में बहुत बुरा हुआ, पंजाब में तो हुआ था, उसको लेकर के वो आदमी बहुत ट्रॉमा में था, उसको बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे में मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आप 40 के दशक में देखते थे, वो आदमी मर चुका है। मैं, और जो मैंने उस टाइम पे कहा था, किया था, करा था, वो उस समय के हिसाब से ठीक था, अभी मैं वो नहीं रहा। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं, तो अब उसमें आपको मैं क्या बोलूँ, अपने सर संचालक हमारे गोलवालकर जी से उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, और उनका ये कहना था कि वो जो भी वो काम कर रहे हैं छुपा हुआ, वो उसमें उनका पूरा हाथ था, संघ का। तो उसके बाद में अपने पिछले जो सर संचालक थे, अपने अभी इनसे पहले अपने जो शेषाद्री, क्या नाम है, मैं दिमाग से निकल के नाम बोल रहा मुझे भी, अभी भागवत जी से पहले कौन थे, सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने तो खुल्लम खुल्ला बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस थे, खुल्लम खुल्ला बोला, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कईयों को बोला संघ के अंदर। आई थिंक संघ में सारे, अगर आप जितने भी हाई रैंकिंग लोगों से आप बात करेंगे, सबको पता इस बात है कि वो सुभाष बोस थे, लेकिन वो डिसीजन पब्लिक बताना ना बताना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स है। और हम विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं मोदी जी के सामने कि मोदी जी आप खोल दीजिए, आप नहीं खोलेंगे, अमित शाह और आप नहीं खोलेंगे तो हिम्मत आप नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा, आपके अलावा किसके पास जाएंगे। तो ये कि ये, लेकिन ये बात जरूर है कि जो सुभाष बोस, गुमनामी बाबा अगर सुभाष बोस थे तो वो 100% संघ के फेवर में थे, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो ये मुद्दा इस तरह का निकल करके आपके सामने आ रहा है, और बॉल जो है कंप्लीटली मोदी जी के पाले। आनंद जी, आपने आज इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें बताई। बिफोर आई लेट यू गो, सिर्फ एक मेरा छोटा सा क्विक सवाल है कि चलिए, तो सरकारी उसकी बातें हैं, देश की रिक्वायरमेंट की बातें हैं, आप ये किताबें लिख रहे हैं, मेरे अनुसार किताबें लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बिकॉज दिस बिकम्स हिस्ट्री, दिस इज़ व्हाट पीपल विल रेफर टू व्हेन दे गो बैक एंड हैव अ लुक एट लिटरेचर विच इज़ बीइंग रिटन ऑन बोस। यूथ को, आज के यूथ को, और क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है यूथ की तरफ डायरेक्टेड है, वाई शुड बोसेस स्टोरी बी टोल्ड बियॉन्ड व्हाट दे आर अवेयर ऑफ? नहीं, मैं इसको उल्टा लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अब तक का, खासकर जो मैं लेक्चर देने जाता हूँ, पर लास्ट 7-8 दिन पहले मैं VNIT नागपुर में था करके, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, यूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, यूथ तो सुनता मेरे को आकर के। मेरी प्रॉब्लम बुढ़ों के साथ में आ रही है, बुढ़े नहीं सुनते। बुढ़े जाकर के, बुढ़ों को बीमारी हो गई है कि वो नेटफ्लिक्स पे जाके फिल्में देखते हैं रात को,
तो मुझे कोई यूथ से कुछ वो नहीं बोला, वो जो सपोर्ट मुझे कर रहे हैं लड़के, यंग लड़के लड़के ही देख रहे हैं, वही बैठ के 2 घंटा देखेंगे। किसी बुढ़े को बिठाओगे, बुढ़ा नहीं देखेगा, वो जाकर के अभी फिल्म देखने बैठ जाएगा छोटी छोटी लड़कियों वाली। ये इनकी हरकतें आज हो गई की। तो ये बुढ़े नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई चिंता भी नहीं है। बाकी ये लोग कई सवाल उठाते हैं, तो यंग लड़के लड़कियाँ सारे मेरे प्रोग्राम्स में उसमें आ रहे हैं, और ये भी वो देखते हैं। तो उसमें मुझे कुछ उनको पता नहीं, वो बहुत समझदार है, उनको सब पता है। सिर्फ यही है कि आपसे ये विनती करूंगा करके कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करें। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, पॉडकास्ट में मैं समझा नहीं पाऊंगा, आपको किताब देखनी पड़ेगी। तो ये 2 किताबें हैं हमारी, एक तो ये बोस डिसेप्शन, पहले ये किताब पढ़िए, उसके बाद में आप ये, अगर आपको पढ़ने का शौक है, बहुत कुछ है, तो ये दूसरी किताब हमारी करंड्रम, ये पढ़िए। ये 2 बुक्स हैं, ये आपके लिटरेचर है। उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इंस्टा में जहाँ आप हैं, आप कोशिश कीजिए कभी कभी इसको इशू के बारे में, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको फ्रेंड ने एक्सचेंज कर दिया, हमारा रीट्वीट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया, वो सब करना है ताकि इशू जिंदा रहे। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि अगर हमें जनता का सपोर्ट मिलेगा तो नेता आप सपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली। जहाँ देखिए, जहाँ गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज़ उठाने से वोट मिलेंगे या वोट कटेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा। तो ये करें, और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और आपसे विनती करूंगा कि इसके वीडियो के टॉपिक बहुत लंबा क्लिपिंग काट के ना छोटे छोटे वो बना के डालना, क्योंकि वो उसमें ऐसे देखते रहते हैं बैठ करके, तो थोड़ा उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोग देखेंगे और वो रहेगा। बाकी यंग बच्चों से मुझे कुछ नहीं बोलना, या वो ऑलरेडी पता उनके बारे में, क्योंकि उनका बस एक उनकी परेशानी ये होती कि जैसे जब मैं, इवन आप, हम लोग जब हम स्कूल में थे, हमारा तो ब्रेन वॉश हो जाता था। मेरे को तो उन्होंने जाके गाना पढ़ा दिया, जी दे दिया, मैं जाती बिना खड़ा बिना ढाल, हम वही गाना गाते थे स्कूल में। तो उसके बाद में वो क्या नाम है, लेकिन उस जमाने में हमारे पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन जाने का जरिया नहीं था। मैं बार बार जाकर के, मैं भगवान भला करे अमेरिका का, ये अमेरिकियों ने 2 बहुत अच्छी चीज़ें बनाई। एक तो उन्होंने इंटरनेट बना दिया, एक उन्होंने मोबाइल फोन्स वगैरह बना दिए। उसमें क्या कि इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो हर जगह हो रहा है। ये सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस हम लोग को है। नहीं तो ये गांधी भक्त तो हमारे को अंधेरे में रखते पूरी जिंदगी भर। अगर ये आपके इंटरनेट नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, क्यों है? क्योंकि अमेरिका में है। आप इसको आज भारत में मूव कर दीजिए, कि अब 4 दिन में सेंसर कर देंगे इसको। आप उसको सेंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सारा फॉरेन में, अमेरिका में, और उन्होंने बना के पूरी दुनिया को अवेलेबल करवा दिया फ्री में। तो इन्होंने बहुत बढ़िया जो काम किए, कि जो डेमोक्रेसी और ये जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्री फ्लो हो रहा है, थैंक्स टू ये 2 चीज़ें इन्होंने सिलिकॉन वैली के लोगों ने करी है, इससे हमारा सबका भला हो गया। नहीं तो जैसे हम इनके, हमारे जो पल्ले पड़े, हमारे ये जो झूठे मक्कार किस्म के लोग, जो दोगली किस्म की बातें करते हैं, जो बाहर इन्होंने गांधी जी की मूर्ति लगा रखी और अंदर शराब बेचते हैं, तो ये इनकी औकात है। तो ये हमको झूठ में रखते, ये बुलावे में रखते। और पर इन 2 वजह से, ये इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से, आज बच्चा जो है उसको स्कूल में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्कूल में बच्चे को जो मर्जी बकवास पढ़ा दो, उसने घूम फिर के आना तो इसी भी है, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सो अरे लोग अपना ज्ञान जो है असली आजकल इसी पॉडकास्ट और इन चीज़ों के थ्रू ले रहे हैं। तो आई एम हैप्पी ऑन दैट स्कोर। आपका बहुत 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 धन्यवाद अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका। एंड आई विश एंड होप दैट आप जो ये एफर्ट लगे हैं, जिसमें आप लोग लगे हुए हैं, soon we'll see some thing fructifying on this regard as well. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.